झूठा है तेरा वादा, वादा 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 तेरा वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ। बात वायदों की कर रहे हैं तो यकीनन वायदे वायदे और वायदे, इंतजार इंतजार और इंतजार। आखिर इंतजार की भी इंतहा हो चुकी है और वायदे कब पूरे होंगे ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। बहरहाल हाल ही में पूरा जो विधानसभा का सत्र है वो संपन्न हुआ, लेकिन इस पूरे सत्र में हुआ क्या क्या, किस लिए ये बुलाया गया था इतना लंबा सत्र, क्या वो मकसद सफल हो पाया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आज इस अहम मुद्दे को कि आखिर पूरे इस लंबे बजट सत्र में जो चीजें तय की गई थीं, जिसकी उम्मीद थी, क्या उन उम्मीदों पर खरा उतरा या फिर वायदे वायदे और लोगों के लिए इंतजार इंतजार और इंतजार। नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जन कल्याण नीतियों का निर्माण होता है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता सर्वोपरि है। सियासी कानों तक पहुंचने वाली जनमत की ये आवाज राजनीति व्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है। व्यवस्था जिसमें जन सेवक जनहित में काम करते हैं, लेकिन यही व्यवस्था जब सिर्फ हल्ला बनकर रह जाए तो क्या होगा? सवाल बड़ा है और गंभीर। ऐसा इसलिए क्योंकि जनता जिन नेताओं को चुनकर विधानसभा तक पहुंचाती है, वो नेता अब जनहित में काम करने के बजाय सिर्फ वादों के ढोल बजाते हैं। तो सवाल हमारी कार्यप्रणाली, हमारी राजनीति पर खड़े हो जाते हैं। जनता ने बीजेपी को हरियाणा की सत्ता तक पहुंचाया, सरकार बनी, अच्छे दिनों की बातें भी हुई, लेकिन क्या काम हुआ? जी, काम से मतलब सरकार की कारगुजारी से ही है, क्योंकि सरकार ने बजट सत्र से पहले श्वेत पत्र तो जारी करके अपनी मजबूरियां गिनवा दी, लेकिन क्या इन मजबूरियों पर सदन में एक बार भी चर्चा हुई? भले ही सरकार ने अपने बजट में इन मजबूरियों को रखा हो, लेकिन किसान और महिलाओं के लिए इस साल के बजट में कुछ खास हाथ नहीं लगा। हरियाणा न्यूज आज हरियाणा के बजट सत्र का पूरा विश्लेषण करेगा। विश्लेषण कांग्रेस के आक्रोश का और विश्लेषण जो सरकार को उसकी प्राथमिकताएं दोबारा से याद दिला दे। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 9 से 25 मार्च तक चला। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अभिभाषण दिया और सरकार का एजेंडा बताया। इस एजेंडे में परंपरागत कृषि विकास योजना लागू करने की बात कही गई। योजना के तहत पर्यावरण हितैषी मॉडल विकसित किया जाएगा। अटल खेती बाड़ी योजना शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया। 2014 में सूखे के कारण नष्ट हुई कपास की फसल के लिए 123.22 करोड़ वितरित किए गए। 1.28 लाख हेक्टेयर भूमि को भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली के तहत लाया गया। पाइपलाइन प्रणाली के तहत देश के 40,000 किसानों को फायदा हुआ। 21 लाख से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। साथ ही लघु डेयरी स्थापित कराने के लिए किसानों को 50% सब्सिडी का भी ऐलान किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं 2 रुपए और बाजरा मक्का 1 रुपए में दिया गया। साथ ही बिजली प्रणाली में सुधार के साथ वाणिज्यिक घाटों को कम करने का भी काम किया गया। इस अभिभाषण में कहा गया कि 2019 तक सभी गाँवों में शौचालय उपलब्ध करवाने के लिए योजना बनाई गई है। आगामी शैक्षणिक सत्र के दौरान 250 और नए स्कूल खोलने का प्रस्ताव भी रखा गया। इस एजेंडे के साथ ही हरियाणा का बजट सत्र आरंभ हुआ। बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा खड़ा कर दिया। नेहरू टिप्पणी विवाद पर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से कांग्रेस ने माफी की मांग की। कांग्रेस ने ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई फसल पर काम रोको प्रस्ताव लाने की बात कही। कांग्रेस के इस प्रस्ताव को सदन में मंजूरी नहीं मिल पाई, जिसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया था। जमीन अधिग्रहण, SYL, ओलावृष्टि के मुद्दे पर सदन में बहस हुई। वहीं इसी बजट सत्र के तीसरे दिन ओलावृष्टि का मुद्दा सदन में छाया रहा। सीएम ने सदन में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने केंद्र सरकार से तत्काल केंद्रीय टीम भेजने का अनुरोध किया। कांग्रेस ने तीसरे दिन भी सरकार के जवाब से असहमति जताई और वॉकआउट किया। बजट सत्र के चौथे दिन बाबा रामदेव को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस विधायक कर्ण सिंह दलाल ने तो बाबा रामदेव को दवाई बेचने वाला तक कह दिया। बजट सत्र के 5वें दिन सदन की कार्यवाही आधे घंटे ही चली और इसकी कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, जबकि बजट सत्र के 6ठे दिन हंगामे का दौर रहा और इस दिन गौ रक्षा बिल भी सदन में पारित कर दिया गया। बजट सत्र के 7वें दिन हरियाणा का बजट पेश किया गया। मिला जुला के ये बजट सत्र बड़ा जरूर था, लेकिन उम्मीदों के लिहाज से ये कहीं नहीं टिका।
आंकड़ों के मुताबिक सबसे बड़ा बजट सत्र 1973 और 1979 का रहा था। 1973 का बजट सत्र 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था, जिसमें 26 बैठकें हुई, जो हरियाणा विधानसभा के इतिहास की सबसे लंबी अवधि का सत्र रहा। उसके बाद 1979 का बजट सत्र 28 फरवरी से 20 मार्च तक चला था, जिसमें 20 बैठकें हुई थी। इसी तरह 2005 का बजट सत्र 9 जून से 20 जून तक चला था, जिसमें केवल 7 बैठकें हुई थी, और 2014 के बजट सत्र में मात्र 6 बैठकें हुई, जबकि खट्टर के बजट सत्र में कुल 12 बैठकें हुई। ये आंकड़े भले ही तसल्ली दे, लेकिन इस बजट सत्र से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में जनता सरकार से यही पूछ रही है कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। हर्ष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। यकीनन एक लंबा सत्र था, लेकिन क्या जितनी उम्मीदें थी उतनी उम्मीदों पर खरा उतरा ये सेशन, या फिर नाकामयाब रहा ये सत्र? 12 बैठकें हुई। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अनिल आर्या हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी नजर से भी समझने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है अनिल आर्या जी। नरेश शर्मा है कांग्रेस से, नरेश जी आपका स्वागत है। मेरे साथ दलबीर धनखड़ हैं इनेलो से, आपका भी स्वागत है। और कुमार दहिया जी हैं बीजेपी से, आपका स्वागत है दहिया जी। सबसे पहले आपके पास अनिल आर्या जी, बजट सत्र लंबे पहले भी रहे हैं, हमने देखा 73-79 में भी, और अभी की अगर हम बात करें लंबा सत्र था, डेफिनेटली 12 बैठकें इसमें हुई, लेकिन क्या रिजल्ट ओरिएंटेड था सबसे इंपॉर्टेंट, या हंगामा क्यों है बरपा? ये सिर्फ हंगामा ही था। देखिए, बजट सत्र में जो उम्मीदें लगाई गई थी, हाँ। वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। सबसे पहले जो बजट आया था, हाँ। वो बजट बहुत एक एग्रेसिव बजट था, बहुत आक्रामक बजट नहीं था। ये ऐसा बजट नहीं था कि जो 159 घोषणाएं बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र में की थी, हाँ। चुनाव से पूर्व, हाँ। कि उन घोषणाओं का कहीं भी कोई दर्शन, कोई हुआ जिक्र, हाँ। कोई ऐसा कुछ हो कि लगे कि हाँ, कि बीजेपी अपने एजेंडा को लागू करने जा रही है, या अपनी एजेंडा के लिए ये प्लानिंग उनके पास है और ये बजट उन्होंने किया है, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ये बात संतोषजनक है कि बजट 12 दिन चला, 12 बैठकें बजट की हुई, संतोषजनक बात है। जैसा दिखाया कि 2014 में 7 बैठकें हुई थी, और बहुत हंगामा भी नहीं रहा, जो हंगामा पहले होते रहे वो हंगामा भी नहीं हुए। लेकिन बजट में ऐसी बजट सत्र में ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती थी जो हरियाणा की जनता उम्मीद लगाए बैठी थी। हालांकि आखिरी दिन में जो ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ है, उसके बारे में जब प्रधानमंत्री अमृतसर बोल के चले गए, तो और उसके बाद सीएम ने उन पे मरहम लगाने की कोशिश की, कुछ चीजों का ऐलान किया गया। हाँ, ऐलान किया, वो मरहम लगाने की बात है। हाँ। वो बहुत कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि इसलिए कि वो लग रहा था कि अब ये बहुत ही राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। नहीं, उसमें एक चीज और देखिए कि प्रधानमंत्री की जो मन की बात 22 मार्च उन्होंने की थी, उस मन की बात में किसानों का जो प्रतिक्रिया आई थी, ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद जो ओलावृष्टि हुई है, जो बारिश हुई है, जो उससे नुकसान हुआ है, उसके बारे में क्लियर कट मुख्य प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे। उन्होंने बजाय उस पर एक ये तो कहा कि सरकार सोच रही है, लेकिन पूरा उनका जो मन की बात थी वो अधिग्रहण पे डिपेंड रही। तो यही वजह था कि शायद हरियाणा का जो सत्र हुआ, तो मुख्यमंत्री ने उन चीजों को मरहम लगाने की कोशिश की। चलिए नरेश जी के पास चलते हैं। नरेश जी, कांग्रेस ने इस पूरे सत्र में वॉकआउट और हंगामा ही किया है। ये भी एक कहा जाता है कि बहुत सी जो कार्रवाई ढंग से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, 10 बजट मैंने फेस किए, विधानसभा का सदस्य रहा हूँ, जनप्रतिनिधि रहा हूँ बादली जैसे विधानसभा क्षेत्र से, और इसमें भी मैंने 2-3 सीटिंग अटेंड की है। देखने के लिए मैं गया हूं कि कुछ किसानों के लिए हो रहा है, या दलितों के लिए हो रहा है, या हरियाणा प्रदेश के नागरिकों को जो बड़े बड़े सबज बाग भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र के माध्यम से दिखाए थे, क्या उस पर किसी पर भी अमल किया जाता है? लेकिन 2 दिन सेशन देखने के बाद बजट भी रखा, उस दिन भी मैं गया वहां, तो ना किसी जनता के लिए, ना किसी दलित वर्ग के लिए, और किसानों की तो घनघोर अपेक्षा की गई। ओलावृष्टि हुई, बारिश ने मार दी, और सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी ने जब धान की फसल आई, पॉपुलर की आई, आलू की आई, तो किसान की तरफ से आंखें बंद कर ली, अनदेखी की। हमने आंदोलन भी किए, हमने आवाज भी उठाई है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, कांग्रेस ने ज्यादातर वॉकआउट किया, ज्यादातर हंगामा किया, क्या हंगामे से, वॉकआउट से मसला हल हो जाएगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने जो भी किया, जो कुंभकर्ण की नींद सरकार सो रही है, नहीं, सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए क्या, या अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए क्या? नहीं, सवाल यहाँ दोनों सरकार को जगाने के लिए। मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रदेश का किसान जगाने के लिए किया। आज प्रदेश का किसान पहले मंडी में उसकी जीन्स, उसकी जो फसल है वो पिटी है, उसके बाद में उसको खाद की जरूरत पड़ी है गेहूं की पैदावार करने के लिए, उसको
सरेआम थानों के अंदर पीटा गया। चलिए, आपके पहले पास आते किसान मंडियों में पीटा रणजीत भारतीय जी, जनता क्या पार्टी कहना है? ने, मुख्य फिर खाद विपक्षी लेने दल के रहा है लिए इन्हें। थानों में पीटा। पूरा बजट सत्र जो इतना लंबा चला, उसको किस तरह से देख रहे हैं? नवजोत जी, इस बजट की हम कुछ अच्छाइयां भी बता दें। ठीक है, नई सरकार थी, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है, सच्चाई है। घोषणा पत्र के आसपास नहीं गई है, ये भी सच्चाई है। परंतु एक 10 साल में एक अच्छाई जो इस बजट में हुई हमारी नजरों में, हाँ, हम मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के टाइम में भी थे हाँ, और अभी भी हम मुख्य विपक्षी दल हैं। हाँ। कांग्रेस तो बेवजह का ढिंडोरा पीट रही है। जब से आम चुनाव हुए हैं उसके बाद आप देखो, देश में आम चुनाव के बाद कांग्रेस कहीं भी मुख्य विपक्षी दल नहीं बची है। जहां भी चुनाव हुए हैं, एक रिकॉर्ड अपने आप में। और दिल्ली में आप कहते हैं जीरो पे भेज दी। मैं बताऊंगा आपको, मैं एक बात पर बलबीर जी, सर, माफी बीच में नहीं बोलोगे, बीच में नहीं बोलोगे, बीच में प्लीज। मैं नहीं बोलने बोला की बिल्कुल बात भी। नहीं। आप नरेश जी, आप क्यों बीच में हरियाणा उतावले हो रहे हो? क्यों हरियाणा उतावले हो रहे हो? प्रदेश क्यों की उतावले हो रहे हो? जनता आप इतना आपको उतावले हो? देख रही है। आपका नंबर फिर आएगा। इस चैनल मैं पर बताऊंगा, नजरें गड़ाई बादशाही हुई बुराई है। मैं बताऊंगा। और INLD कहीं नहीं है, सर, बीजेपी की नरेश बी जी, टीम है INLD। आपका उतावलापन ये बता रहे हैं, आप और आप- फेलियर हो। आपकी सरकार चलिए, आपकी एक पार्टी मिनट, फेलियर है। कुलदीप शर्मा जी हमारा हमारे जो साथ एक जुड़ सदस्य गए रहे हैं, थे पूर्व विधानसभा विधानसभा लेकिन स्पीकर। किसानों एक बार के उनसे बात लिए करते और हैं। देश की जनता के लिए ये प्रदेश बलिदान की एक देना मिनट, जनता कांग्रेस कुलदीप का शर्मा जी आदर्श है। हमारे साथ। कुलदीप जी, कुलदीप शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? एक सेकंड नवजोत दीजिए, जी आप ने जो बात कही, आप अपने आप को दिखाने के लिए इकट्ठे हुए। आप गुमराह कर रहे हैं भाई साहब, नंबर एक, मिसलीड मैं कर जो रहे हैं अच्छाई बता रहा हूँ, 10 साल में जो गलत अच्छाई हमने आंकड़े देखा रख रहे हैं होगी, गलत कांग्रेस के आंकड़े रख टाइम रहे हैं में विपक्षी दलों को अंदर बैठने ही नहीं देते थे। ये एक नई बात हुई है। इस बार सभी ने बैठ के अच्छी बातें की हैं। बीजेपी ने गलत काम किया, उनकी उंगलियां उठाई हैं, भाई गलत है। आप नहीं, का जो इनेलो बजट पे तो सत्र है, आरोप ये भी लग रहे हैं कि बीजेपी को लेकर अभी सॉफ्ट चल रही है। अभी इनेलो अभी अभी इन्होंने कहा था कि बीजेपी बजट की कुछ अच्छी बात है। अच्छी बात वो है। हम जरूर और सुनना बीजेपी चाहेंगे। की बोलिए, बी टीम उसी- है सुनना INLD। चाहिए, उसी अच्छी पर बात मैं क्या आ है? रही हूँ। सर को हम बोलने सुनना में- चाहेंगे कि अच्छी बात क्या नरेश है। जी इतने उतावले हो रहे हैं, अगर अच्छाई विपक्षी क्या दल के लिए बोल कह रहे रहा हैं? है। चलिए, अगर एक आप मिनट, मौका ही एक नहीं आ देंगे, रही हूँ, शुद्ध आ बात रही हूँ। करोगे, सच कुलदीप बोलोगे तो शर्मा मैं जी जरूर सुनना पूर्व चाहूंगा। विधानसभा अच्छी बात स्पीकर बताओ, जुड़ पूरा गए। मौका एक दिया मिनट उनसे जाएगा। बात कर ले। इंडियन कुलदीप शर्मा जी नेशनल सुन रहे सच हैं? ही बोलती है, झूठ धनखड़ बोलती जी, ही नहीं। एक मिनट। नरेश जी क्यों बीच में बोल रहे हैं? मत ये- एक मिनट, मैं दोनों से गुजारिश करती हूँ, एक मिनट। कुलदीप शर्मा जी सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, नमस्कार कुलदीप शर्मा जी, जानना नमस्कार। चाहूंगी ये जो पूरा बजट सत्र रहा, इतना लंबा बजट सत्र बीजेपी ने बुलाया, इसको किस तरह से देखेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक बजट सत्र की अवधि का सवाल है, इसमें कोई दो बात नहीं है कि लंबा रहा। हाँ, लेकिन जो उपलब्धियां और जो एक अवसर के रूप में हरियाणा की जनता इसको देख रही थी, वो सपना कहीं साकार नहीं हुआ। हाँ, और सरकार एक उदासीन सा बजट लेकर हाँ, सदन में आई। हाँ, उस पर जहाँ चर्चा की बात होनी थी, वहाँ मुख्य विपक्षी दल, हाँ, जिनकी संख्या के आधार पर जिनको ये स्टेटस अवेलेबल है, हाँ, वो तो सरकार से मिले हुए थे, जी, वो सरकार की बी टीम बने हुए थे, हाँ, जिसकी वजह से जो माननीय स्पीकर साहब कह रहे हैं कि भी हाँ। ज्यादा समय विपक्ष को दिया गया, हाँ, उसमें उस समय को निकाल दीजिए जो मुख्य सहयोगी दल ने, तो फिर तो विपक्ष की भूमिका में सिर्फ कांग्रेस रही है, उसको कितना समय दिया गया? लेकिन कांग्रेस एक के मिनट, नेताओं आप कुलदीप शर्मा जी, कांग्रेस ने तो सिवाय वॉकआउट करने के और कुछ किया ही नहीं है। ये इल्जाम भी लग रहा है कि कांग्रेस ने जबरदस्ती हंगामा करने और वॉकआउट करने की बात की है। देखिए, कांग्रेस ने जनहित के मुद्दों को उठाया। जी, जब किसान से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार ने चर्चा कराने से मना कर दिया, और हम लोकदल की संस्कृति के लोग नहीं हैं कि सदन में अध्यक्ष की कुर्सी के सामने जाकर शोर मचाएं, हंगामा करें, या अपनी सीट पर खड़े होकर इस प्रकार की राजनीति करें जिससे सदन में व्यवधान हो। तो इससे जब हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, तो बजाय इसके कि सदन को डिस्टर्ब किया जाए, जी, हमने कहा कि वॉकआउट करते हैं। हाँ, लेकिन आप पर भी ये इल्जाम, जब आप स्पीकर थे तब आप पे ये इल्जाम लगते रहते थे कि आप किसी को बोलने का मौका नहीं देते हैं। और अब के सत्र में आपको कितना फर्क लगा? देखिए, मुझे नहीं, खुद को नहीं बोलने दिया गया। जब मैं बोलने लगा, मैं सदन का अध्यक्ष रहा हूँ, दूसरी बार चुन के आया जी। हूँ, और मुझे स्पीकर साहब ने पहले ये कह दिया आप 7 मिनट बोलेंगे। हाँ, और एक शाउटिंग ब्रिगेड बीजेपी ने तैयार की हुई है कि जब भी मैं बोलूंगा या करण दलाल या कोई भी कांग्रेस का सदस्य बोलेगा, हाँ, तो वो 10-15 आदमी खड़े हो जाएंगे, जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, हाँ, और अचानक हल्ला बोल देंगे, शोर मचाएंगे, ताकि हाँ। किसी की बात किसी को समझ में ना आए। हाँ, तो इस प्रकार की जो संस्कृति इस सदन में पनपाई जा रही है, उसको मैं पहली बार देख रहा हूँ। जहाँ तक मेरे समय की बात है, हाँ, इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य एक भी बार बता दें कि वो सदन में रहे हों और उनको बोलने का मौका ना दिया हो, लेकिन उन्होंने ऐसी परिस्थितियां जरूर पैदा की कि सदन ना चले। सदन के
स्पीकर तो के सामने कुलदीप खड़े हो शर्मा जी जाना, माफ नारेबाजी कीजिए, करना, शोर मचाना। इस बार ये तीन-तीन, इल्जाम चार-चार बार कांग्रेस पर एडजर्नमेंट लगा। हाउस की हुई, हाँ। लेकिन 3-3, 4-4 बार एडजर्नमेंट के बाद भी जब विपक्षी दल की ये नीति बन जाए कि सदन को चलने नहीं देना है, तो ऐसे व्यक्तियों का फिर सदन में क्या काम रहता है? लेकिन कुलदीप शर्मा जी इस बार ये पूरा का पूरा इल्जाम कांग्रेस पर लगा कि कांग्रेस ने ये सब कुछ किया। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि सदन चले और वॉकआउट करना, हंगामा करना। बात हो सकती है, बहस हो सकती है, मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन बार बार वॉकआउट करना, बार बार हंगामा करना, ये कितना जायज? इस बार ये पूरे इल्जाम जो आप इनेलो पे लगा रहे हैं वो कांग्रेस पे लगे। नहीं, इनेलो ने वॉकआउट नहीं किया। इनेलो तो सदन के वेल के अंदर आकर शोर मचाती थी, लोगों को धमकाती थी, आंख दिखाकर बात करती थी, अनुसूचित जाति के विधायकों के ऊपर जाति सूचक टिप्पणियां करती थी, सदन में शोर मचाती थी। वो संस्कृति आपको इस बार देखने के, हम उस संस्कृति के लोग नहीं है। जहां तक सवाल है कांग्रेस को बोलने ना बोलने का, भारतीय जनता पार्टी की शाउटिंग ब्रिगेड जो उन्होंने एक सलाह करके माननीय स्पीकर साहब की मूक सहमति से चल रही थी, वो सदन में किसी को बात ही नहीं करने दे रहे थे। केवल इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य जो इनकी तारीफ कर रहे थे, तो उनको बोलने का मौका पूरी, उनको कोई टोका टाकी नहीं करते थे। हम विपक्ष, मुझे लगता है इस सदन में मुख्य विपक्ष दल बेशक न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पर इंडियन नेशनल लोकदल हो, लेकिन असली जो विपक्ष की भूमिका है सारा हरियाणा जानता है, केवल मात्र कांग्रेस कुलदीप में शर्मा बात नहीं है। जी, ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठे हुए लोग हैं। हरियाणा की राजनीति के इतिहास में इनका नाम काले अक्षरों से लिखा जाए, हो सकता है मुख्यमंत्री की किताब में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए। कुलदीप शर्मा जी, चौधरी देवीलाल की संस्कृति को समाप्त कर दिया है। विरोध की राजनीति के अब आदी नहीं रहे हैं। ये राजनीति में कुलदीप शर्मा जी, विधानसभा नहीं है, अब दूसरे की भी सुन लो थोड़ी सी। करने के लिए राजनीति। कुलदीप जी एक मिनट, दलबीर शंकर जी पूरा का पूरा इल्जाम इन्होंने लगा दिया। जो बात अभी मैं भी कह रही थी कि क्या इनेलो बीजेपी को लेकर सॉफ्ट चल रही थी, कांग्रेस तो कह रही है कि वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही थी। कुलदीप जी नमस्कार, दलवीर धनखड़ बोल रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल से। पहली बात तो आप ये सुन लो, विपक्षी दल का तो नामो निशान आपके पास नहीं है। पुराने रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 10 सीटें और 5 सीटों में पूरे हरियाणा में 75 सीटों पर आप समेट गए हो। वो क्यों समेटे हो? आपने तो कांग्रेस को इस बार इकट्ठा करने की कोशिश की पर हो नहीं पाई हो। किरण चौधरी अलग थी, मैं सर वही तो बता रहा हूँ, आप सुन तो लो। अब सुनने की आप सुनोगे नहीं, यही तो आपने कमी है। अरे वो बोल रहे हैं आप तो मत, यही तो आप में कमी है। यही विधानसभा में रही 10 साल आपने ऐसे खराब कर दिए प्रदेश के। आज कैग की रिपोर्ट आई, नई रिपोर्ट सुन लो आप, कैग की आज नई रिपोर्ट आई है। रोपड़ भाटड़ा के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपने काम किया है, एज ए प्रॉपर्टी डीलर ने काम किया है। उस मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन वो चले जाएंगे फिर। नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन मुद्दा ये बहुत अहम है। मां महिम को एक चार्जशीट दी थी, आपने कही थी हम हेलो मां नानी का दावा करेंगे, आपने कही थी मां नानी का दावा करेंगे, आज तक नहीं कर पाए। कैग की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है, कैग की रिपोर्ट ने साबित कर दिया वाकई आप प्रॉपर्टी डीलिंग की सरकार थी। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रॉपर्टी डीलिंग करी हरियाणा में, प्रॉपर्टी डीलिंग आपने हरियाणा में की। 10 साल से आपने विधानसभा नहीं चलने दी। विधानसभा आपने, मैं अच्छा ही बीजेपी के टाइम में यही बता रही हूँ, सेशन में विधानसभा चली है, विपक्षी दल बैठे हैं। आपके टाइम में तो विपक्षी दल आपने बैठने ही नहीं दिए और जो चाहे वो किया है। क्या SCZ की जमीन जो आपने रिलायंस को दी थी, DLF को दी थी, 5 साल पूरे होने के बाद भी वो जमीन वापस गई किसानों के पास। दलबीर जी आते हैं, उस पर भी आते हैं। देखिए रोजी जी, मैं आपको बताऊं कि कुलदीप जी अभी कह रहे हैं मैं लंबे समय से स्पीकर विधानसभा में रहा हूं, तो इनको इस बात का तो एहसास होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बढ़ने के बाद और पहला सेशन जिस ढंग से चलाया गया है और जिस ढंग से विपक्ष को ज्यादा समय विपक्ष को बोलने को दिया है, सरकार में हाजिर होते हुए, सरकार का बहुमत होते हुए, जो लोगों ने बहुमत दिया, एक अपार बहुमत, उसके बावजूद भी विपक्ष को भूमिका को सरकार के बीच में मिलकर काम करे, कड़ी का काम करे, उनको ज्यादा समय दिया बोलने का। इससे ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार है। और उसके बाद में उसके बाद सुनिए मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि जो ये कह रहे हैं ये एक बजट दिखा है। इस बजट में हर क्षेत्र, हर विभाग को, हर क्षेत्र को छोड़ा गया है, आपको 7 मिनट दी जाती है, आपको देखिए समय का अभाव। आप तो उस हाउस में रहे हैं, समय का अभाव, मर्यादा। इन कांग्रेसियों की आवाज दबाओ, नहीं, दलित के लिए उठा रहे, किसानों के लिए उठा रहे,
कांग्रेस का दलितों था। के लिए उठा भारतीय रहे। जनता पार्टी और कभी इन्हीं नहीं की काम पार्टी के करती। 15 हम विधायक तो खड़े हो सेंटर जाते में भी थे बोलते और हैं, उसकी आवाज हम दबाने तो का काम सेंटर में करते भी थे। कहते हैं, जब जो- उनकी दलित की बातें नहीं सुनी हम जाती तो थी, सेंटर में तो भी कांग्रेस के सेंटर में पास भी कोई रास्ता नहीं सेंटर में बचता भी था। हमारा ये कहना मर्यादाओं है का कि यकीन कोई है, भी यकीन कोई है। भी पार्टी मैं- का मुझे दायित्व मुझे बड़े अपनी अफसोस बात के कहने साथ से कहना कोई पड़ रहा है नहीं। कि जो जहाँ हो रहा है कुछ ऐसा जिस ही तरह हमने से सदन नरेश में जी भी का देखा है, जिस ना वहाँ कुछ निकला ना यहाँ कुछ नहीं निकलेगा। नहीं यहाँ जिस तरह कांग्रेस का व्यवहार सदन में हरियाणा हुआ की वैसा ही जनता यहाँ पे है। जानना चाहती है कि आखिर कोई किस इधर लिए से वो बोलता वोट था, कोई देती है। उधर से बोलता था, कोई देखिए उधर से नवजीत बोलता जी, था। मैं बिल्कुल- कांग्रेस पार्टी के नहीं, विधायक जनहित की बात नवजीत उठाते जी, थे, मैं किसानों शांति की से बात सबकी बात सुन रहा दलितों की बात था। मैं उठा रहे थे। जब मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ तो कांग्रेस का व्यवहार ये नया नहीं है। राज दहिया जी, कांग्रेस का व्यवहार को नया नहीं है ये। राज दहिया बात जी, रखो ना दहिया एक साहब। छोटा सा सवाल। अच्छी बात रखो। अच्छी बात है ये। जो जनता को भी अच्छी अरे, लगे, हमारे को भी नरेश अच्छी जी, लगे। इससे अच्छी बात क्या होगी? मेरा एक सवाल बीजेपी से है कि बीजेपी ने विपक्षी दलों को बोलने दिया, ये उपलब्धि है बजट की खाली या कोई और उपलब्धि भी है? नहीं और उपलब्धि बहुत है, वो सुनेंगे तो बताएंगे ना। मैं यही इनेलो उपलब्धि- बता नहीं, रही वो तो थी एक कि मुद्दा इस है, बजट को चलने में देगा तो- क्या उपलब्धि रही, यही उपलब्धि है। अच्छा क्या था बताइए मुझे। वही हम कहना चाह रहे सर, हैं। एक मिनट। क्या मैं यही यही अच्छा उपलब्धि है? नवजोत जी, अच्छा मैं यही बता रहा था, विपक्ष को बाहर नहीं किया 10 नहीं, साल तक आप विपक्ष को- बजट की मैं- आप बजट की नहीं कुछ बजट की बता रहे मैं थे। बताऊंगा। कमाल नहीं, हो गई। वो नहीं वो उपलब्धि लोग ये चाहते उपलब्धि- हैं, लोग उपलब्धि एक क्या ही नहीं चाहते है हैं? पिछले इस 10 साल इतने में। लंबे बजट सत्र नवजोत से जी, उम्मीदें क्या? पिछले 10 साल में हाँ कांग्रेस ने कभी विपक्ष को बैठने ही नहीं दिया। इस बार बस एक ही उपलब्धि मैं बता रहा हूँ, बजट सत्र पे पिछले 10 बीजेपी साल में सर मैं बोलने दे दो जी, प्रॉपर्टी अब हमें डीलर बोलने की दो। सरकार INLD चलाती थी। प्रॉपर्टी फैक्ट्रियों के सामने नीम खुदवा दिया था, ये दीवारें बीच में बोले फेंक दी बिना जाती मानते थी। नहीं, क्या और बातें कर रहे हो आप? मजबूर कर दिया जाता था उनको प्लान करने बीच के में लिए। सबके हरियाणा बीच में छोड़ने के लिए नरेश जी, नवजोत आते जी हैं उस पर। सबके बीच में बोल लेंगे ये मैं- हर बार मैं बोलते लोक बीच हित में। की बात कर रहा हूँ, बीच में ये तो नहीं हमरा बोलते। करते हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए, आपने कहा दलबीर जी बजट सत्र की बजट में अपनी बड़ी उपलब्धि ये थी कि विपक्ष को बाहर नहीं निकाला। बाहर नहीं निकाला, बड़ी शालीनता से हमने बातें उठाई, किसानों की बातें उठाई। नंबर एक, आपने नंबर ये दो, भी कहा कि ये हमारे पास उपलब्धि खास है। बात सर है। मैं यही बात बस बता रहा हूं। यही उपलब्धि बस है। बोलने का मौका दिया, ये उपलब्धि है। टोटली फेलियर सरकार है, मैं तो फिर कह रहा हूँ टोटली फेलियर दलबीर सरकार जी, है। आपने सबसे नहीं, बड़ा आप आकलन नहीं कर सकते इस पे टोटली मैं फेल बता रहा हूं, सरकार बात है। IND नहीं फैसला कर सकती, आप नहीं कर सकते। आप ये पैमाना नहीं सकते टोटली फेलियर है। आप केवल बजट की बात करिए, आप किसी सरकार के बारे में आकलन करने वाले कौन होते हैं? आप अपने बजट की बात करिए, बजट के बिल्कुल बजट के बिल्कुल छोड़िए। आप मैं इतनी बजट जल्दी के मेरिट और बिल्कुल डिमेरिट बता- की बात करने लगे। INLD सुनो, वाक्य में मैं मुख्य बजट विपक्षी दल है, बात करने लगे 2 लेकिन मिनट में। मैं बजट उन्होंने की मैच बात फिक्सिंग बता कर रहा हूं। रखी है। अब ये मैं चर्चा बजट नहीं है, मैं ये बजट चर्चा नहीं पाना है। चाह रहा हूं। बहुत बात कीजिए। कीजिए। किसी के पास ये पैमाना नहीं है। मैं बात बजट मैं में बता कहना रहा चाह हूँ रहा किसी हूं। के पास ये पैमाना नहीं मैं है बताऊंगा कि ना, किसकी बजट सरकार की बातें फेलियर है, किसकी बताऊंगा, पास क्या-क्या कमियां है। रही। जनता ने बहुमत दिया है, जनता देख रही है। हाँ, विधानसभा का सत्र केवल एक व्यक्ति नहीं देख रहा, नहीं, बोलना पूरा चाहिए जनता क्या? देख रही है। राजी ये हमसे बातें नहीं होने दलबीर देते जी, क्या? इधर जनता तो ने- मैं बोलने जनता ने नहीं देते, जो- उधर वो नहीं बोल, मैं बताऊंगा दलबीर एक जी, बात, आपकी कहाँ तो पे एक रुई टीम है सरकार भाई है? साहब, सुनिए, बोलने देंगे। जनता भाई ने साहब जो तो बहुमत आपको दिया, पूरा मौका दे रहे हैं। जनता ने भाई साहब तो आपको पूरा मौका दे रहे हैं। मैं तो नैतिकता के आधार पे बात कर आप रहा हूँ। दोगली अनैतिक बातें बात कर रहे हैं, मेरे इसलिए आप अनैतिक शब्द घबरा मेरे रहे हैं। शब्द मैं कोश तो में है बात नहीं। वही कहना चाह रहा हूँ। आप बीजेपी का पक्ष भी कर रहे हैं, नहीं, बीजेपी पक्ष के नहीं खिलाफ कर रहे भी हैं। कर रहे हैं। अच्छा ही बताइए। पहले आप स्पष्टीकरण दीजिए, आप आपने किसकी 10 तरफ साल, हैं? मैं कह रहा हूँ नरेश जी, आपने 10 साल अंदर विपक्ष को बैठने ही नहीं दिया, जो चाहे वो किया। नंबर तो 1, फसल के हमने भाव में 4 कहा। सीट आप लगाई। फसल के भाव की लिस्ट निकालो। मैं बता रहा हूँ, दो धान लाख साठ धान का हजार भाव, रुपए में धान का हमारी भाव, देश कीमती से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम धान का भाव INLD हरियाणा के में लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, किसानों को जब धान बर्बाद की करके फसल रख आई। दिया था। नवजोत जी, धान की फसल आई जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी हरियाणा में। धान का क्या दुर्गति हुई सबको पता, कहने की जरूरत नहीं है। 4445 रुपए बिके। इस साल रिकॉर्ड पे है वो, रिकॉर्ड पे है। नरेश जी माफी चाहूंगी, मुझे सिर्फ ये बताइए, जी सर। इतने दिनों का लंबा सत्र, ठीक है, क्या उसकी सिर्फ ये उपलब्धि है कि इनेलो को बाहर नहीं निकाला? मुझे इनेलो- सिर्फ ये बताइए। मैं नहीं, यही to the बस point। इसकी अच्छाई यही है, बस अच्छाई समझ ये रही तो है। आप इस पूरे सत्र जबरदस्ती को 10 साल नापने में का पैमाना ये है कि पैमाना इनेलो नहीं है, को पैमाना बाहर तो मैं नहीं बताऊंगा। निकाला। मैं टोटली की बताई, टोटली में एक अच्छाई ये आई बा हमारे सामने, तो और कोई अच्छाई इसमें मैम नहीं बाहर है। तो उसको अच्छाई क्या नहीं है मैं वो बताऊंगा जो आपको। भारतीय मैं जनता आपको पार्टी का बताऊंगा। एजेंडा जन विरोधी था मैं जन और विरोधी- जनता के साथ सबज बाग दिखाए बीच में बोलने और वाला नहीं धोखा मानेगा। किया और उसको ये मौन स्वीकृति दे रहे थे, तो इनको बाहर मौन कौन से निकालेगा? आज भी हम बी टीम बड़ी बैठी है ये भाजपा की महामहिम और हर राज्यपाल जी को लोग इतनी आज बात भी इन्होंने ज्ञापन की सौंपा नहीं। है। ना इनके पास कोई पक्ष एजेंडा नेता, था, ना पक्ष कोई नेता, आधार था, ना कोई जनाधार राष्ट्रपति था। जी को
प्रधानमंत्री मुद्दे को आज कहाँ भी थे? ज्ञापन हमने इस दिया है। पूरे बजट सत्र 3 में बजे ज्ञापन मुद्दे आज कहाँ मां थे? ये देखिए मनोज जी, मुद्दे की जहाँ तक बात है, इस बजट सत्र में हर क्षेत्र को
शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे ITI का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को छुआ है और हर क्षेत्र को छू उसकी उपलब्धियां बताई है, स्वास्थ्य विभाग तक की उपलब्धियां बताई हैं। और हमने जो पिछला लच्चर हालत मिली थी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की थी, जो उसको हमने एडमिट करते हुए उसमें आगे काम करने का कोशिश किया है। जैसे रोहतक का हॉस्पिटल है, दूसरे हॉस्पिटल है, उनकी जो दशा खराब थी उनके लिए बजट किया, उनके लिए पैसा अनाउंस किया है। आप ये बताइए कौन, आज जो ये इतनी बड़ी चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष का काम खाला मुंह बहाना नहीं है, कौन सा क्षेत्र है जिसके ऊपर हमने चर्चा नहीं करी, जिसके ऊपर बजट में नहीं बोला गया? वो एक मुद्दा बताइए ना, तब समझ में बात आती है। यूं एक कौन सा शिक्षा का हो, चाहे ITI का हो, अनिल आर्य चाहे जी, इतना लंबा सत्र ठीक है, लंबा बहुत था, लेकिन उसमें से जो चीजें निकलकर सामने आनी चाहिए थी, क्या वो आई? देखिए, बजट जब पेश किया उससे पहले भी बड़ी उम्मीदें थी कि भाजपा जिन वायदों के आधार पे, जो बात राजकुमार दहिया कह रहे थे कि हमको मैंडेट मिला है, माना कि मैंडेट मिला है, लेकिन मैंडेट किस बात के लिए मिला, किन वायदों के लिए मिला, उन वायदों का हुआ क्या, बजट में आपको बताना चाहिए था, वो आप शायद कहीं चूक गए। दूसरी बात, इनेलो अगर ये बात कहे कि उनको बाहर नहीं निकाला और ये बजट सत्र की उपलब्धि है, तो बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है कि मुख्य विपक्षी दल है। तीसरी बात, उल्टी क्यों ले रहे हो बात को? मैं कहूँ इसकी टोटली उपलब्धि है हमारे सामने आई, बाकी कमी हम गिनवाएंगे। अब हमारा मौका तो दोगे कोई? तीसरी बात, बोलने नहीं देते। तीसरी बात, मैं तो सुनना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ आप मेरे भाई हैं, अच्छी बात आप पहले बोल रहे हैं, आप दोगली बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी की बुराई कर रहे हैं। तो आप ये स्पष्ट करने का आपने किस तरह बोल रहे हैं? मैं बड़ा, मेरे को बड़ा ठेस पहुंची हुई है कि पूरे हरियाणा प्रदेश का एक एक नागरिक, किसान, मजदूर, कर्मचारी वर्ग अपने आप को ठगे हुए है। तो आपने क्या किया? और इस बजट से तो कांग्रेस ने क्या किया? बहुत ज्यादा निराशा। नरेश जी, कांग्रेस वॉकआउट करके चली गई। कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं किया। देखिए, कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई थी, कांग्रेस इकट्ठे होने की कोशिश कर रही है। सोनिया जी को हरियाणा में नरेश जी, और जब वो बोलना घड़ियाली आंसू आई है, तो भारतीय सोनिया जी घड़ियाली आंसू आई थी। 10-15 MLA एक इधर से एक उधर से, नरेश जी, नरेश जी, आप किन मुद्दों पे बात कर रहे वो थे? कांग्रेस- सुनिए नरेश जी, सुनिए, आप वॉकआउट कर गए, आप किन मुद्दों पर बात कर रहे हम थे? किसानों की सुन बात तो करना लीजिए, चाहते सुन थे। लीजिए ना कि राजीव गांधी खेल स्टेडियम का नाम बदल गया तो आप वॉकआउट करके मार्च करने चले गए। आप नेहरू के ऊपर कुछ कह दिया तो आप वॉकआउट करने चले गए। आप रामदेव ने कुछ कहा तो वॉकआउट को हंगामा करना शुरू कर दिया। आपके पास इश्यूज कहाँ थे? आप जिन इश्यूज को लेके वहां सरकार को घेर सकते थे, जो मुद्दे आपके पास थे, जो मौका आपके पास था, उस मौके को गवा के आप बाहर निकल गए। ये कोई मुद्दा ही नहीं है कि जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया है, ये कोई मुद्दा नहीं है। राजीव गांधी ने किया है। नहीं है, चाहिए। वो भी निराशाजनक है, और जो कांग्रेस आज ये इसको मुद्दा नाम बना बदल रही है रहे वो भी हैं, निराशाजनक कहना है। कुछ नहीं क्या मुद्दे है, ये खत्म हो तस्वीरें गए? हटाने पर लगे। क्या इनके मुद्दे पास खत्म कोई हो गए? एजेंडा नहीं है मैम, इनके पास कोई काम नहीं है। मैं आपके बताता पास है, हूँ, आपके पास है, क्या कांग्रेस है? पार्टी ने काम किया क्या है, है? तो नरेश जी, किसानों के लिए किया, नरेश जी, कर्मचारी के लिए तो किया, मुद्दों को अधिकारी के लेके लिए किया। पेंशन 200 रुपए से 1000 रुपए कांग्रेस पार्टी ने दी मैम। आप उन मुद्दों को लेके सरकार के तो ऊपर वो आक्रामक जनहित क्यों की नहीं बातें हुए? नहीं है क्या? अरे आप जनहित की बातें हैं, लेकिन उन मुद्दों को लेकर हमारे विधायकों को, नरेश जी, आदरणीय भाई साहब, बोलिए, आप बोलिए। नवजोत जी, बात साफ सुथरी है। इस साल का भारतीय जनता पार्टी का सेंटर में भी पहला बजट एक तरह से आया था। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, उनके नेता जो कि 5 साल का लेखा जोखा एक तरह से नींव रखने जा रही थी भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी जी कहाँ है? आज शर्म आती भारतीय कांग्रेस को ये बताने में कि राहुल जी हैं कहाँ? जब 5 साल का नींव रखी हुई जा रही थी, उस बजट में शामिल नहीं हुए, बजट में भी शामिल नहीं हुए। कांग्रेस की क्या क्या बातें हम बताएं? भारतीय जनता पार्टी की आज बजट की हम बातें करें। माफी चाहूंगा, मैं कर रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, हरियाणा के लोगों की मुद्दों की मैं वहीं आ रहा हूँ नवजोत जी, वहीं आ रहा हूँ, लोग मैं ना वहीं आ रहा तो हूँ, ये सब मैं वहीं आ रहा वहाँ हूँ। सदन में देखना चाहते हैं या ना ही यहाँ देखना चाहते मैं हैं। यहीं आ रहा लोग हूँ। मुद्दों की बात चाहते मैं हैं मुद्दों पर आ और रहा हूँ मुद्दों की नवजोत जी। बात कोई नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। नहीं कर रहे। सुनो, ना आप टीवी पर बैठ बेरोजगारी के करते भत्ता, हैं, ना वहाँ 100 करते घंटे हैं। कहीं काम। नहीं होती लोगों की मुद्दों की बात। बजट सत्र में माफ भारतीय करना, जनता पार्टी ने साथी 100 राहुल घंटे गांधी को काम, पूछ रहा हूँ। 100 मैं घंटे काम। आदरणीय साथी से भारतीय पूछना जनता- चाहूंगा कि ओम जी, प्रकाश मैं बोलूंगा। चौटाला जी का है, वो सबको देश पता है। कीमती मुद्दे उठाए जा रहे थे, जनहित के मुद्दे उठाए जा रहे थे। कहाँ है मैं वो? तो वही आपको बताना चाह रहा वो हूँ। देशभक्ति में गए हैं क्या? कहाँ है वो? आप बताओ। वो आपकी साजिश कहाँ है थी, ओम आपकी प्रकाश साजिश चौटाला के तहत आपने जी? अजय जी कहाँ है? वो साजिश के अच्छा, तहत अंदर करके तुम आप पूरे लोगों को करो, पता है, पाप सबको करो पता है। और आप- तुम्हारे काले आप- कारनामों का चिट्ठा खुल जाए। वही चिट्ठा तो ये खुल गया, साजिश है। कैग की रिपोर्ट आ जाएगी, ये वो चिट्ठा साजिश खुल है। गया। चलिए, माफ चौधरी अरे ओम शर्म प्रकाश करो, चौटाला कीजिएगा, जी इस देश की जनता मुझे के एक आंखों में कब ट्रैक तक पर जाना जाएगा? पड़ रहा है, माफी के साथ वो एक चिट्ठा ट्रैक आ पर गया है। जाना पड़ रहा है। ये जो काले चिट्ठों की बात कर रहे हैं, वो सीएजी की रिपोर्ट आ नहीं, रही ये है, राहुल जी को यकीनन पूछ रहे उसमें हैं। एक और नया पटारा
खोल दिया है और नहीं। किस तरह से बदलेगी ये सियासी रंग, उस पर चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष। ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप, ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल। शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर। खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो हैं जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। जी हाँ, बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है जमीन का काला सच। ये वो मुद्दा है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल करके रखी है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक मुद्दा शुरू हुआ हरियाणा से, लेकिन हिला इसने दिल्ली को दिया है। सीएजी की रिपोर्ट आ गई है और सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा गया है, बड़ा खुलासा किया है कि वाड्रा की कंपनी को गलत फायदा पहुंचाया गया है। पूर्व हुड्डा सरकार ने ये फायदा पहुंचाया है। वाड्रा के पक्ष में जल्दी में फैसले लिए गए हैं, ये कहा गया है सीएजी की रिपोर्ट में। और क्या है पूरा जमीन का काला सच और कैसे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने वाड्रा को मदद करने के लिए हर बार एक एक्स्ट्रा जो है एफर्ट की गई है और उन्हें फायदा पहुंचाया गया है, ये इसमें बड़ा खुलासा किया गया है। यकीनन कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद। ये वो मुद्दा है जिसने राजनीतिक गलियारों को अच्छे से हिला दिया था। अनिल आर्या जी, सीएजी की रिपोर्ट आ जाने के बाद बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है, पुख्ता कर दी गई है। पहले पता था, मुझे यकीन है आप यही कहेंगे कि मालूम था, लेकिन अब पुख्ता हो गया, स्टैंप लग गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सीएजी की रिपोर्ट के बाद ये तय हो गया, ये पुख्ता हो गया, निश्चित हो गया कि हाँ इस पूरे मामले में गड़बड़ हुई थी, हाँ। घोटाला हुआ था। हाँ। और जिस बात को विपक्ष बार बार उठा रहा है, हाँ। और जिस बात की सफाई कांग्रेस देने में सहमी सी होती है, हाँ। खुल के कुछ कह नहीं पाती। हाँ। रॉबर्ट वाड्रा का जब भी कोई इश्यू आता है तो ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस को लकवा मार गया हो। वो बड़े डगमगाए से उनकी जबान में लड़खड़ाने लगती है। वहीं से तो और कांग्रेस की सियासत शुरू होती है। वही अब कैग की रिपोर्ट में साबित हो गया हाँ। कि आखिर गड़बड़ कहाँ थी। हाँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस से बैकफुट पे जाएगी और कांग्रेस जिस आक्रामक ढंग से लैंड बिल पे और बाकी सब पे जो आक्रामक रवैया अपना रहा है, अब वो सब छूट के सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा। कांग्रेस के साथ संकट ये है
कि रॉबर्ट वाड्रा या गांधी फैमिली, नेहरू फैमिली लेकिन के आपको बारे नहीं में। लगता, टाइमिंग देखिए इस रिपोर्ट के आने के, दो चीजें हैं। सत्र के बाद, हाँ, सत्र के बाद ये रिपोर्ट आ जाती है। बीजेपी की तरफ जो उंगलियां उठ रही थी, जाट आरक्षण के मामले पर घिरी हुई है, किसानों के मुद्दे पर बीजेपी घिरी हुई है, लैंड एक्विजिशन का जो एक्ट आया है उस पर बीजेपी चारों तरफ से घिरी हुई है। उसी में ये सीएजी की रिपोर्ट आना, पूरा का पूरा ध्यान बटा दिया जाता है। पूरा ध्यान बटा पूरा दिया ध्यान कांग्रेस अब रॉबर्ट वाड्रा पर चले जाएगा। बीजेपी को फायदा, कांग्रेस को नुकसान। एक चीज और देखिए, कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, हाँ। जमीन के मसले को लेकर, जमीन का अधिग्रहण के बिल को लेकर जो सहयोगी दल कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, हाँ। उनको भी जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा कि जब कांग्रेस के ये चीजें सामने आएंगी कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर, अभी तो हरियाणा की बात है, हाँ। राजस्थान की बात अभी भी तो चल रही है, सभी सारी जगह। बातें चल रही नहीं, हैं। कांग्रेस हरियाणा की इसलिए बात है क्योंकि ये पूरा का पूरा मसला ही हरियाणा से वही उठा मैं है, कह रहा हूँ, जैसे जिसने अभी पूरी हरियाणा, सियासत को हिला दिया। अभी तो कई होंगे, हाँ, अभी तो कई कई चीजें सामने आएंगी, कई हाँ। रिपोर्ट सामने आएंगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत बड़ी चुनौती का, सबसे बड़ा संकट का सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल। और ये आने वाले दिन कांग्रेस के लिए बड़े दुखदायी साबित होने वाले हैं। वो कांग्रेस जो कहीं ना कहीं कोमा में जा चुकी थी, वेंटिलेटर पर आकर ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रही थी, हंगामा कर रही थी, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन इस सीएजी रिपोर्ट के आ जाने के बाद जहां पुख्ता हो रहा है कि पूरी लैंड डील में रॉबर्ट वाड्रा को मदद की गई है, उनको ज्यादा जो है मतलब कि आउट ऑफ द वे जाके हेल्प की गई है, यकीनन कांग्रेस अब दोबारा से कोमा में जा रही है। नरेश जी, सबसे पहले आपके पास आना जरूरी है, फिर दलबीर जी के पास। भारतीय जनता पार्टी और आईएनएलडी का ये लास्ट ब्रह्मास्त्र है। हाँ। और ये भी खोखला साबित होगा। पूरी नियम के आधार पर जमीन ली है, हाँ। और उसमें कोई घोटाला नहीं है। नहीं तो सीएजी की रिपोर्ट गलत है, आपका ये कहना सीएजी की रिपोर्ट गलत है। सीएजी की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं कर रहा। हाँ, तो फिर ये जवाब बहुत क्या? कर रहे हैं। तो फिर आप जस्टिफाई और कैसे दूध का करें? दूध, आप जस्टिफाई कैसे दूध करें? का दूध और पानी का पानी छन जाएगा। कैसे आगे छन और भी जाएगा? जांच सीएजी होनी ने बाकी रिपोर्ट है। तो दे दी, रिपोर्ट तो दे दी। मैं तो चैलेंज भारतीय जनता पार्टी कोयले के में मंच फंसे को कोयले कर में रहा भी सीएनजी चैलेंज कर रहे हूं। और थे। आईएनएलडी के, क्योंकि इनके पास बचा ही कुछ नहीं है। आपको लगता है कि क्योंकि कैग की इन्होंने जनता को इतना नरेश जी, गुमराह कर दिया। नरेश जी, आपको लगता है और अपने- कैग की रिपोर्ट सामने आई है, इसमें भी बीजेपी और इनेलो की कोई साठगांठ है? मेरे को तो इनकी मैच फिक्सिंग लग रही है, ये ड्रामे करते रहते नहीं, हैं। कैग रिपोर्ट में क्या साठगांठ हो सकती है इनकी? ये कैग रिपोर्ट जांच का हिस्सा है, तो हम बहुत कैग बड़ा रिपोर्ट की है, बात कर रहे हैं। अदालत भी है आगे। इसमें बीजेपी और इनेलो की दूध बात नहीं हो पानी रही, कैग छाएगा, रिपोर्ट। और बिल्कुल इसमें न्याय हुआ है। और स्पष्ट कांग्रेस पार्टी भूमि अधिग्रहण पर कांग्रेस इतना शोर शराबा कर रही है, वॉकआउट कर रही है, यहाँ पर जमीन अधिग्रहण के मामले को का ही जो है अब आप बैकफुट पर है, जहाँ ये कहा गया कि रॉबर्ट वाड्रा को ये सारी जमीन देने के चक्कर में ही ये सब हुआ है, लैंड एक्वायर की गई है और उसको फायदा पहुंचाया गया है। आप कैसे कह सकते हैं कांग्रेस ये बात? पार्टी मैम वॉकआउट नहीं कर रही। मैं 2 दिन का मैंने पहले भी आप मुझे बताया ये था, बताइए, सतर्क के आया हूं। ना आप इसको जस्टिफाई कैसे करें जो सीएजी की रिपोर्ट है, इसको जस्टिफाई कैसे? या तो कहिए गलत है, या कहिए ठीक है, या ये ठीक है, तीसरी एक्सेप्ट बात नहीं लगती। मैंने पहली बात तो जांच देखी ही नहीं है, और ना हमारे को एजेंडा बताया गया था। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ इसमें कोई धांधली नहीं हुई। और जो वॉकआउट करने की बात है, नवजोत जी, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जो हम पिछले 5-7 साल से लगे हुए थे जिस काम पे, वो रिपोर्ट आ जाइए, इसके लिए हमसे ज्यादा खुशी शायद ही किसी को होगी। आपके लिए चार ये भी खुशी की आप बात बीच में होनी क्यों चाहिए ना, बोलते हो? आप बीच में बोलते हो, आप बीच में बोलते हो, फ्रेम हो आप चुका फिर है। बीच में बोलते हो, और आय से अधिक आप फिर बीच में बोलते हो। कमाल जो है। भी आपको बात है। एक आय से दूसरे अधिक संपत्ति पर का। एक दूसरे पर आय से अधिक घोटालों का संपत्ति का। कीचड़ उछालने आज से ये बेहतर फ्रेम है हो चुका हरियाणा है। की आज जनता कैग को कुछ रिपोर्ट दे की बात दीजिए। होगी, आज कैग रिपोर्ट की बात हो रही, इस पर आ जाओ, पहले ये बात कर लो, मैंने खुलासा करने दो थोड़ा सा। चार्जशीट में हमने ये मुद्दा उठाया था सबसे पहले, नंबर 1। जब आप कैग की रिपोर्ट नहीं मानते तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्यों जाएंगे फिर वहां? कैग की रिपोर्ट पहले आई थी उनके खिलाफ, वही रिपोर्ट यही है। आप आड़ देखना, एक नहीं ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जमीन के जो सबसे बड़े माफिया थे हरियाणा के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े माफिया थे जमीनों के, सबसे ज्यादा फायदा रॉबर्ट वाड्रा को पहुंचाया। चलिए, कैप्टन उसी अजय के अंदर ये यादव भी फंसते हुए हमारे जा रहे साथ हैं। जुड़ गए हैं, कैप्टन पूर्व जी को मंत्री बुलाओ। हैं। कैप्टन जी। अजय यादव, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार। सुन रहा हूँ। कैप्टन अजय यादव, सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि रॉबर्ट वाड्रा को फायदा देने की बात निकलकर सामने आई है जमीनों के मामले में, क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है कि कैग की रिपोर्ट कोई बाइबल नहीं है, उसके ऊपर भी बकायदा उस पे अभी जो आपकी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उस पे विचार करती है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि जो उन्होंने कह दिया वो सही है। उन्होंने तो ये भी कहा था
कि कोयले में जो है इतना भारी घोटाला हुआ था, इतना क्या वो सारी बातें क्या निकल के आई क्या सारी बातें। मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी इस पे मंथन होगा, इस पे विचार होगा। और दूसरी बात ये है कि एक कमेटी बनी थी जिसमें के जलान जो कैप्टन यादव जी, कैप्टन यादव जी, कैप्टन यादव जी, कैप्टन यादव जी, आप बीच में मत बोलो, तो मैं बोल रहा हूँ, बाद में बोलना। चल आगे बढ़ो। के जलान जैसे एक वरिष्ठ IAS अधिकारी और इसमें और भी अधिकारी थे, उन्होंने बकायदा इसके ऊपर जांच की थी और उससे ईमानदार व्यक्ति के जलान से कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है, कभी दस्तखत नहीं करता हो। उसमें बकायदा ये कहा गया था, क्लीन चिट दी गई थी गवर्नमेंट को कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, इसके बारे में जांच होगी, उसके बाद कुछ कहना। ये मैं कहना चाहता हूँ इस बारे में। नहीं कैप्टन अजय यादव, आप CAG की रिपोर्ट को बिल्कुल खारिज करते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, आपका कहने का मतलब कह रहा हूँ कि CAG की रिपोर्ट कोई बाइबल या गुरु ग्रंथ या कोई गीता नहीं है। इस पे बकायदा इसके ऊपर बहस होगी, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी इसका जो है निरीक्षण करेगी, उसके बाद आप कुछ कह सकते हैं। कैप्टन साहब, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की पेशियां क्यों लग रही हैं? वो कैग की रिपोर्ट थी, जब भी आप ये लोग कहते हैं झूठ बोल रही कैग की रिपोर्ट, आज भी वही बात आप कर रहे हो। उनकी पेशी लगने जा रही है उसी कैग की रिपोर्ट पे, उसी कैग की रिपोर्ट पे उनकी पेशी लगने जा रही है और आप इसको झूठी बता रहे हो। नंबर 1। नंबर 2, अशोक खेमका जी ने म्यूटेशन कैंसिल की थी, हम विपक्षी दल थे उस टाइम, हमने ये मुद्दा उठाया था, एक चार्जशीट हमने दी है, इसी ये रिपोर्ट उसके अंदर है। तब भी आप कह रहे थे ये पुलिंदा है झूठ का, ये चार्जशीट नहीं है, पुलिंदा है झूठ का। आपने आज तक मानहानि का दावा नहीं किया उसके खिलाफ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे थे मानहानि का दावा करेंगे, आज तक नोटिस हम इंतजार करे, आया नहीं। कैप्टन अजय, अच्छा मेरी बात सुनिए अब। जी सर। जहाँ तक सवाल है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, डॉक्टर मनमोहन सिंह बिल्कुल ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। हम तो मना नहीं कर रहे हैं, कैग की रिपोर्ट के अनुसार वो पेशी भुगत रहे हैं, कैग की रिपोर्ट के अनुसार वो पेशी भुगत रहे हैं। अपना गीता नहीं है, कैप्टन अजय यादव, बड़ी हैरानी की बात है कि आप कह रहे हैं गीता नहीं है, बाइबल नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब नहीं है, वो एक एजेंसी की रिपोर्ट है जो यकीनन इन्वेस्टिगेशन के बाद रखी गई है। इसको अब धार्मिक ग्रंथ के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत बात है। दिस इज नॉट जस्टिफाइड। कीचड़ उछाल रहे हैं, जो सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री है देश का, उसके ऊपर कीचड़ उछाल रही है। आप नहीं उछाल रहे, हम पेशियों की बात करें, कीचड़ नहीं उछाल रहे हम। आप मुझे ये बताइए, आप छोड़ दीजिए कोयले वाली रिपोर्ट की बात, आप छोड़ दीजिए मनमोहन सिंह की बात, आप इसकी बात कीजिए जो CAG की रिपोर्ट आई है, रॉबर्ट वाड्रा को मदद करने की जो बात आई है, फायदा पहुंचाने की ये बात आई है, कहीं ना कहीं साफ तौर पे, सीधे तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की कारगुजारी सवालों के घेरे में है। इसको लेकर कोई कारगुजारी तो उसके घेरे में नहीं है। इसकी बकायदा CAG की रिपोर्ट की बकायदा पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके चेयरमैन जो है विपक्ष का होता है, उसकी बकायदा उसके बारे में जो है कैप्टन अजय, उसके बाद जो कुछ होगा फिर देखेंगे। मान ली आपकी बात कैप्टन अजय, हमें सब ये बता दीजिए, अभी कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। कैप्टन अजय, आपकी बात मान ली कि पब्लिक अकाउंट कमेटी देखेगी, कोर्ट के दरवाजे खुलेंगे। आप एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, बाकी मंत्री भी आप रहे हैं, क्या कैग की रिपोर्ट झूठी है सच्ची है? दो में कोई बात नहीं, गलत है सही। मैं लिखा, लेकिन वो इट इज नॉट द लास्ट वर्ड। नहीं, लास्ट वर्ड मान लिया नहीं है, हम ये पूछे हैं आप क्या मानते हैं कि रिपोर्ट झूठी है, वो गलत है, क्या गलत रिपोर्ट कहता है? मैं कहता हूँ कि उनका कोई ओपिनियन होगा, उसकी जांच होगी, वो बात की चीज है ना। हम तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि गलत या सही, झूठ है सच है? मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल गलत है, झूठी रिपोर्ट है। आपका कहना ये कैग की रिपोर्ट देता है। आप भी हुड्डा साहब पे उंगलियां उठाते रहे हैं, आप भी हुड्डा साहब पे उंगलियां उठाते रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आज तक मानहानि के दावे का लेटर, मानहानि का आज तक एक भी नोटिस हमारे पास नहीं पहुंचा। जो चार्जशीट हमने लगाई थी उसमें कैग रिपोर्ट आज आई है, इससे हमारी बात सच्ची हो जाती है। कैप्टन अजय यादव, आपने खुद ये कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है दूसरों को फायदा पहुंचाते रहे और जमीनों के मामले की जो पूरी कारगुजारी थी उस पर आपने भी कई बार सवाल उठाए। मेरी बात सुनो, मैंने ये कहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में, मैंने ये नहीं कहा उनने कुछ धांधली की है। मैंने ये कहा था कि लैंड एक्विजिशन के मामले में गुड़गांव को छोड़ के, रेवाड़ी को छोड़ के वो भिवानी जाए, सिरसा जाए,
जहाँ पर सीएलयू पे आपने बार बार उंगलियां उठाई कैप्टन साहब, सीएलयू पे कैप्टन साहब आपने बार बार उंगलियां उठाई है, उठाई है। हमारी चार्जशीट में सीएलयू, रॉबर्ट वाड्रा ये सब थे। आज तक हम उन नोटिस का इंतजार कर रहे जो आप लोग कह रहे थे, मैं मानहानि का दावा करेंगे आप पे। इंडियन नेशनल लोकदल आज भी इंतजार कर रही है, मानहानि का दावे का नोटिस आज तक नहीं आया है। वही रिपोर्ट आज ये वेरीफाई हो गई है। भाई ये स्टेटमेंट मैंने तो दी नहीं, आप जिसने दिए उससे कैप्टन अजय, आप इसलिए आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्लीन चिट देना चाह रहे हैं क्योंकि मामला रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा हुआ है। अगर रॉबर्ट वाड्रा से मामला जुड़ा नहीं होता, कोई और मामला होता, तो शायद आप भूपेंद्र हुड्डा पे भी कई आरोप लगा देते। आज सामने खड़े होते हैं। ये मामला गांधी परिवार से, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं। ये मामला जब भी गांधी परिवार से होता, आप लोग इकट्ठे होके, आप क्यों बोल रहे हो? आपका तो नेता बोल रहे हैं, आपका नेता बोल रहे हैं, आपका तो नेता बोल रहे हैं। आप उनसे बड़े नेता हो क्या? आप उनसे बड़े नेता हो जो बोल रहे हैं बीच में। मेरा आपसे नंबर निवेदन और आग्रह ये मैं वो बात कर रहे हैं, आप तो वो मेरा भाई है, बड़ा नेता है, इस बात पर कोई नहीं, बड़े नहीं है इसका मतलब आप बोल रहे हो तो बड़े नहीं है। 6 बार लगातार रिजेक्ट करे हैं। पर मैं आपसे ये, आपने रिजेक्ट कर दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जेबीटी घोटाले पर भी अब बीजेपी का विचार पक्ष रखें। ले लें, अब बीजेपी का पक्ष ले लें। कांग्रेस का सुन लिया क्योंकि कांग्रेस पर सीधी उंगली उठ रही है। अब बीजेपी का पक्ष। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ही बात कहूँगा, हमने जब सरकार बनाई थी तब भी ये बात कही थी, केंद्र में भी प्रदेश में भी, कि कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। कानून के दायरे में जो भी आएगा, चाहे माननीय मनमोहन सिंह जी हों और चाहे वाड्रा जी हों, कानून के दायरे में जो आएगा वो जो गिल्टी होल्डर है उसको उस पर चार्ज लगेगा। और आज जो रिपोर्ट आई है, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि हमने ये किसी का, ये कानून अपना काम कर रहा है और कानून ने जब ये पाया गया ये गलत है, और ये हम नहीं हर व्यक्ति जानता है कि जिस तरह से वाड्रा को जमीन दी गई थी, जिस तरह लैंड स्कैंडल हुआ था, गुड़गांव का एक एक बच्चा जानता, क्योंकि गुड़गांव के स्कोपुर का मामला था, ये किसी से छुपा नहीं था। परंतु उस समय सरकार के सत्तासीन व्यक्तियों ने उसकी गलतियों को छुपाने के लिए अपने लाभ के लिए वो सब काम किए थे। बारे में क्या कहेंगे? रिपोर्ट के टाइमिंग के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो रिपोर्ट के बारे में कहूँ, मैंने पता कानून अपना काम कर, टाइमिंग के बारे में भी तो बताइए। जो रिपोर्ट है वो ठीक है, उसके आधार पर रिपोर्ट की टाइमिंग नहीं, रिपोर्ट की टाइमिंग पर गिरी हुई है, किसानों के मुद्दे पर गिरी हुई है, लैंड एक्विजिशन भूमि अधिग्रहण बिल पर गिरी हुई है। उस वक्त ये सीएजी की रिपोर्ट लाकर एक बम फोड़ दिया कि सारा ध्यान उधर चला जाए। सवाल खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आपका प्रश्न समझ गया, मेरे उत्तर सुनिए आप। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, हमने इसी टाइम पे आगे बम छोड़ा है। ये कैद अपना काम अपने आप कर रही है। जहां तक किसानों की बात है, भूमि अधिग्रहण की, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी भी विपक्ष का, क्या किसी किसान का कोई सुझाव होगा, हम उस किसान अधिग्रहण बिल में लेकर आएंगे, और नो अमेंडमेंट हमने उसमें करी है। और आज भी हम कह रहे हैं, कांग्रेस को हम बिल्कुल सम्मान के साथ ये बात कह रहे हैं, किसी कांग्रेस जन का कोई सुझाव किसान हितैषी है, हम उसको स्वीकार करेंगे। अनिल आर्या जी, इस टाइमिंग को लेकर एक अहम सवाल यहाँ खड़ा नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इस वक्त बीजेपी जिस जंग से घिरी हुई है, चाहे जाट इलेक्शन की बात हो, चाहे बाकी जो इश्यूज हो रहे हैं, लैंड एक्विजिशन की बात हो, किसानों की बात हो, कोई भी इशू हो, तो तमाम इशू ऐसे हैं। माफी चाहूंगा, जाट आरक्षण में बीजेपी का कोई किसी तरह का कोई गिरने वाली बात नहीं है। हम तो उसको कह रहे हैं, वो काम करने का तरीका चल रहा है इश्यूज में बीजेपी दबाव में है। और ये रिपोर्ट आने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा फोकस अब रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे होगा, कांग्रेस पे होगा। और ये एक ऐसा इशू है, रॉबर्ट वाड्रा सब जुड़े हुए नहीं है, जुड़े तो हैं ये सारे। ये ऐसा इशू है कि जो कहता है ना, तोते की जान, पहले राक्षस की जान जो है तोते में होती थी, ये कांग्रेस की जान रॉबर्ट वाड्रा में है। और अभी ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर चेंज होगा, राहुल गांधी को जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर प्रियंका गांधी को लाया जाए, उससे पहले ये सब कुछ। देखिए, आप एक चीज देखिए कि पिछले 15-20 दिन में आप देखिए, जब से सत्र शुरू हुआ है, बजट सत्र, और राहुल गांधी सीन से गायब हुए हैं, यकायक सोनिया गांधी जो बहुत दिन से नेपथ्य में थी, अचानक एक्टिव हो गई, इतनी आक्रामक ढंग से एक्टिव हो गई कि हरियाणा का टूर भी कर रही है, राजस्थान का टूर भी कर रहे हैं, और तमाम चीजें हो रही हैं। और जो चीज जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ताजपोशी करने के लिए जो प्रवक्ताएं बनाए गए, सारे उनके लोग सब एडजस्ट कर दिए गए हैं, वो चल रहा है। लेकिन इस मुद्दे के बाद मैं ये मान के चलता हूँ कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों में अब भी सोनिया गांधी की एक्सेप्टेंस ज्यादा है, राहुल गांधी की कम है। और इस मुद्दे के बाद कांग्रेस बैकफुट पे है और कांग्रेस दबाव में है। इस दबाव को कैसे झेलेगी कांग्रेस, सोनिया गांधी, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे भी ये पार्टी के ऊपर नहीं है, पार्टी किसी लीडर के ऊपर नहीं है, ये सोनिया गांधी के दामाद के ऊपर है। और उस दामाद के ऊपर है कि जिस दामाद को लेके कई बार सवाल खड़े किए जाते रहे, और उनकी पत्नी प्रियंका गांधी
जो अभी आपने जिक्र किया, जो तमाम काफी कांग्रेस के लोग भी चिल्लाते हैं कि राहुल भैया नहीं अब प्रियंका बहन आए, तो वो चीजें, वो प्रियंका की जो आने की बात थी, जो उम्मीद कर रहे थे कि शायद राहुल के बाद प्रियंका एक ट्रम्प कार्ड होगा, वो ट्रम्प कार्ड पे भी एक आंच आएगी। यहाँ पर जी कहिए। चलिए देखिए, आज ही भारतीय जनता पार्टी का बजट सत्र समाप्त होता है। जो हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी, किसान, मजदूर, कर्मचारी, अधिकारी, हर वर्ग के लिए मात्र एक छलावा सिद्ध हुआ है और चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, जन भावनाओं का हनन किया है। और आज ये कैग रिपोर्ट लाकर एक बम फोड़ के और हरियाणा प्रदेश और भारत की जनता का ध्यान बटाने के लिए अपने कुलछड़े, चलिए मान लिया, आप अपने ध्यान हटाने के लिए ये सब नौटंकी की जा रही है, ये सारी नौटंकी की जा रही है। क्या सीएजी की रिपोर्ट गलत है? मान लिया बीजेपी ने टाइमिंग ये गलत की है, बीजेपी ने ध्यान बटाने के लिए किया है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, सदन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में जो आया है उसका क्या, उसका जवाब अभी ये जांच का विषय है और दूध का दूध और पानी का पानी छनक रहेगा। अजीब बात होती है कांग्रेस पार्टी न्याय प्रणाली का सम्मान करती है। घोटाला हो तो जांच का विषय है, इसका दूध का दूध पानी का पानी होगा। कांग्रेस कहती है जांच का विषय है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अजीब है ये दास्तान, कभी ना खत्म होने वाली ये दास्तान। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ये एक आड़ लेती हैं कि जांच का विषय है, मामला कोर्ट में है, जांच चल रही है। बीजेपी के इशू था तब भी ये बात हुई थी, जब डायरी की बात थी, जब लेन देन हवाला कांड की डायरी की बात आई थी, जब बंगा और लक्ष्मण की बात थी, तमाम चीजें सभी पार्टीज ये कहती हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक ये है कि ये चीज बिल्कुल क्लियर कट है। कैग की रिपोर्ट और उससे पहले भी ये बिल्कुल साफ हो गया था कि रॉबर्ट वाड्रा का ये जो इशू था, अपनी गुड़गांव वाला इशू, मैं बाकी इशू की बात ही नहीं कर रहा, इस इशू को लेके बहुत सी चीजें बहुत क्लियर है और कांग्रेस के पास कोई तथ्यात्मक जवाब इसके बारे में नहीं है। चलिए हमारे साथ बीजेपी से सुभाष बराला जुड़ गए हैं। सुभाष बराला जी नमस्कार, सुन रहे हैं आप मुझे? सुभाष बराला जी क्या आप हैं हमारे साथ? सुभाष बराला जी क्या आप हैं हमारे साथ? एक बार उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। जी मैं ये कहना चाहूंगा खाली कि कांग्रेस के लीडर्स को चाहिए, नेतृत्व को चाहिए कि रॉबर्ट वाड्रा या ऐसे इश्यूज जो पर्सनल इश्यूज हैं, जो उनके परिवार को अटैक करते हैं, उन इश्यूज पे बजाय हंगामा करने के और शोर मचाने के तथ्यात्मक बात करें, फैक्ट्स के आधार पे बात करें। फैक्ट्स के आधार पे कहें कि कैग की रिपोर्ट गलत है। आप फैक्ट्स की बात कभी नहीं करते, आप बात करेंगे कि बीजेपी घेर रही है, दूसरी चीजों की बात करेंगे, तथ्यों की बात नहीं करेंगे। एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात और निकलकर सामने आती है, सभी से जानना चाहूंगी, यहाँ पर सीधे सीधे सवाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं तो कुछ भी कर दूंगा, मैं तो इस्तीफा भी दे दूंगा अगर इस तरह की बात की पुष्टि हो गई, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन इस रिपोर्ट ने, ये जो रिपोर्ट कैग की आई है, इसने तो कई सवाल खड़े कर दिए, ऐसा पिटारा खोल दिया है जिसमें कई चीजें निकल कर बाहर आ जाएंगी। हुड्डा के ऊपर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है। सरकार उनकी थी, सब कुछ उन्हीं की सरकार ने किया है, यकीनन, निश्चित तौर। और अगर वो नहीं करते तो आपको उम्मीद है कि सोनिया गांधी या रॉबर्ट वाड्रा का काम, चाहे मुख्यमंत्री हुड्डा हो, चाहे नरेश कौशिक जी हो, चाहे कोई और हो, किसी की हिम्मत जो मना कर दे, नहीं मना कर सकते थे। तो हुड्डा के ऊपर तो सवाल खड़े होंगे ही होंगे, उससे बच ही नहीं सकते वो। ये जमीन का एक मैटर नहीं है। 365 के एक पेज, 365 पेज की हमने महामहिम राज्यपाल जी को चार्जशीट लगा के दी थी। आप सबको पता है, चुनाव के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कही थी मैं मानहानि का दावा करूंगा। हम तो आज भी इंतजार करें मानहानि का दावा का, कोई नोटिस तो एक भी भेजा। ये शुरुआत हो गई, आज से शुरुआत हुई, आप देखना। हरियाणा की जनता सभी नेताओं से इस बात का इंतजार करती है कि कभी तो उनके मुद्दों पर कोई बात हो, आरोप प्रत्यारोप और एक के बाद एक घोटाले, इसी में बन गया हरियाणा नंबर 1। ऑन रिकॉर्ड बोले सब बोले, ऑन रिकॉर्ड भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला किसानों को नोटिस भेज देते। ये पहला नोटिस है, ये कैग की रिपोर्ट एक आई है, 365 पेज है, 365 पेज में और मुखिया किस्म के लोग उस जमीन को हथिया लेते थे, 365 पेज में यही मामले पाएंगे। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, खत्म कर देते थे। सीएलयू के अंदर एक रिपोर्ट बनाया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, आप देखना जैसे जैसे पत्ते उठेंगे, जैसे जैसे पत्ते उठेंगे, ऐसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी फंस जाएंगे, अंदर नहीं जाए तो हमें बता देना। जमीनों का मामला जो चले गए उनके बारे में क्या विचार है? वो हम तो इसी आज हमारी ये बात सच होगी, यही बात है, ये तो कैग की आज रिपोर्ट आई है। एक मिनट प्लीज, मुझे इनसे एक सवाल पूछने दीजिए। बहुत बड़ा मुद्दा था, अनिल आर्य जी आपसे भी जानना चाहूंगी, बहुत बड़ा मुद्दा था जमीनों का मामला।
CLU का मामला, रॉबर्ट वाड्रा वाला मामला, खेमका की रिपोर्ट वाला मामला, बीजेपी ने भी इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। हम इंक्वायरी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। चलिए अब तो CAG की रिपोर्ट आ गई। आप मेरे साथ थे उस शो में जब ये बात उठी थी, जब मुख्यमंत्री खट्टर ने ये कहा था ये हमारी प्राथमिकता नहीं है कि इस पे इंक्वायरी बिठाई जाए, इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब CAG की रिपोर्ट आ गई है, अब प्राथमिकता है। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अब प्राथमिकता है। बिल्कुल कानून अपना काम कर रही है, कानून का जो आदेश हमारी प्राथमिकताएं हमारी जरूरत के हिसाब से क्यों बदल जाती हैं? ध्यान बटाना है तो प्राथमिकता है, आते ही जब प्राथमिकता नहीं थी, आप कैसे इस बात को कह सकते हैं? मैंने नहीं कहा था, आपके मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बाकायदा बयान दिया था, मीडिया के सामने उन्होंने कहा जो था, तथ्य के आधार पर जो चीज कानून के हिसाब से जो गलत पाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये प्राथमिकता नहीं है। मैं आप भी बता रहा हूँ कि कानून के हिसाब से जो गलत चीज पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून अपना काम कर रहा है। आज भी हम बिल्कुल भी द्वेष है, ईर्ष्या से काम नहीं कर रहे। केवल भारतीय जनता पार्टी का मकसद केवल ये है कि जो अब तक जो राजनीति उन्होंने सत्ता हासिल करते हुए जो देश की प्रदेश की जनता को गुमराह किया है, हम उसको स्पष्ट राज देना चाहते हैं, स्वस्थ राज देना चाहते हैं, विकास का राज देना चाहते हैं। जो जिन्होंने इनको लोगों को गुमराह किया वो गुमराह भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं करती। हम केक की रिपोर्ट जो आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर जो कानूनी दायरे के अनुसार काम करने वाली बात, तो कानूनी दायरे से काम किया जाएगा। गुमराह करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं कसर नहीं छोड़ती। आपने घोषणा पत्र में देखा, इस सेशन में घोषणा पत्र का एक भी मुद्दा नहीं उठाया गया। पत्र पे आज भी अनाज के ऊपर 50% ज्यादा है, समय- घोषणा पत्र में नहीं समय होगा, इसमें लिखा हुआ है ये लाने की फसल के अंदर जो फसल आएगी उसमें 50% का प्रॉफिट हम देंगे। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट घोषणा सेंटर पत्र की हमने है, जारी किया इसमें था, लिखा हुआ आपने है जारी नहीं किया। 50% घोषणा पत्र हमारा है, हमने पता है, हमने घोषणा पत्र के आधार से सब काम शुरुआत हुई है। हम जनता हमारी चार्जशीट होगा। हम तो स्वागत करते हैं कैग की रिपोर्ट का। इंडियन नेशनल दल स्वागत करती है। शोर मचाने से काम कैग की रिपोर्ट का इंडियन नेशनल दल स्वागत करती है। ओपी धनखड़ जी आप सुन रहे हैं मुझे? ओपी धनखड़ जी आप हैं? कैग की रिपोर्ट का इंडियन नेशनल लोकदल स्वागत करती है। शुरुआत है अभी, ये तो अभी शुरुआत है। 365 पेज का हमने जो मैंने कहा प्राथमिकताएं जरूरत के हिसाब से बदलती। देखिए मुझे लगता है कि मैं मनोहर खट्टर को एक छोटा सा लाभ देना चाहूंगा इस बात का कि अगर आते और रॉबर्ट वाड्रा वाले इश्यू को प्राथमिकता बताते तो उनके ऊपर तुरंत आरोप लग जाता कि आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने टाइम इसको दिया। एक बात। हाँ, दूसरी बात, उनको ये आभास तो था कि कैग की रिपोर्ट कैग जांच कर रहा है, ऑडिट रिपोर्ट आएगी और जब ज्यादा ऑथेंटिक ढंग से ये कांग्रेस के ऊपर, वाड्रा के ऊपर आक्रामक हो सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मनोहर खट्टर को अब चूक नहीं करनी चाहिए और कैग की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी को भी, राजनीतिक तौर पे भी बीजेपी को इसका पूरा लाभ भी उठाना चाहिए और जो भी जांच का आदेश देना है या कार्रवाई करनी है वो करनी चाहिए। अब इनके पास एक आधार हो गया कि कैग की रिपोर्ट ने भी ये साबित कर दिया है कि इसमें घोटाला हुआ। नरेश जी मेरा बहुत ही कम शब्दों में कहिएगा क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेनी है, बहुत जरूरी है। मुझे सिर्फ ये बताइए, इस पूरी बात से जो एक बड़ी चैलेंज, चुनौती बनकर आके सामने खड़ी होगी है CAG की रिपोर्ट। कोमा में थी कांग्रेस, अभी भी वेंटिलेटर पर ही है, कैसे ऑक्सीजन मिलेगी? चंद सेकंड पहले आपने कहा था कि खट्टर साहब ने कहा था कि ये मेरा एजेंडा नहीं है, मैं नहीं चाहता इंक्वायरी कराना। लेकिन प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता नहीं है तो एजेंडा भी नहीं है। अच्छा सुनिए, बहुत सारे उमा भारती जी ने कहा था 24 घंटे के अंदर जेल में जाएंगे दामाद जी, बल्कि उस हिसाब से काम नहीं होया, लेट हो रहा है, धीरे काम हो रहा है। हम तो इसके भी खिलाफ हैं। जोर से हम स्वागत करते हैं कैग रिपोर्ट का, हम स्वागत करते हैं। खट्टर साहब सुबह कोई वादा करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा बड़ी खुशी लोकल को अपना कोई अनुभव जी आपको दुख क्या है कि देर से आई है? नवजोत जी सबसे ज्यादा खुशी इसमें इंडियन नेशनल लोकल को ही है। नरेश जी अपने दिमाग से अनुभवहीनता का परिचय देते हैं बार बार। नरेश जी मुझे ये बताइए, वो किसी के हाथ का खिलौना बने हुए हैं, उनको पीछे से कोई चलाने वाला और है और केस कोई दिखाता मान लिया। उनको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। माफ कीजिएगा, आप मुझे सिर्फ ये बताइए, ये जो CAG का जो रिपोर्ट है ना, ये जो सांप निकल आया बाहर पिटारे से, इससे कैसे बचा
बचेगी हम कांग्रेस? स्पष्ट मुझे कर सिर्फ चुके ये हैं ना बताइए। कि ये जांच का विषय है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश की जनता देखेगी, देश की नरेश जी, जनता आपको देखेगी। कैग के बारे में और जानकारी है? कांग्रेस पार्टी ही बलिदान नरेश जी, की पार्टी नरेश जी, है। क्या चाहे वो आप किसानों सीएजी की की बात रिपोर्ट को हो, खारिज देश की करते हैं? एकता की बात नरेश हो, जी को डेफिनेशन नहीं स्वतंत्रता पता की बात हो। सीएजी होती क्या देखो, डेफिनेशन नहीं नरेश पता। जी, ये पता होता आप ये बात नहीं विधानसभा करते। का मैं मेंबर आप रहा हूं। रहे हो तो उसमें क्या है, आपको नरेश पता जी, नहीं। नरेश जी, कैग की रिपोर्ट आप आपको की तरह पता मैं नहीं कविता है। लिखवा के देखिए, नहीं ले रहा। चर्चा में कैग एक की मिनट रिपोर्ट में नरेश जी, पहली बार कैग की सामने आ रहा हूं, रिपोर्ट आपको नहीं, चर्चा नहीं, में- कविता लिखवा के कैग नहीं ले की रहा। रिपोर्ट के नरेश बारे में जी, दिखाई नरेश नहीं जी, पता, ये आपको आपको पता नहीं चिट्ठी कैग की लिख रिपोर्ट के होती दे है। दी नरेश जी, और कैग आप की किसी रिपोर्ट के होती चैनल है। में नरेश जी, आगे पढ़ दोगे। कैग नरेश की जी, रिपोर्ट होती है, मेरा आपको सुनिए, इसका मतलब पता नहीं तलवीर है। जी, मेरे जो को सब नहीं कुछ पता, पता पता है, होती है, आपकी नरेश चिट्ठी जी, लिखवा के नरेश जी, नहीं ले रहा मैं। आपको नरेश जी, नहीं पता। एक मिनट, नरेश जी, माफी नरेश के जी, साथ मुझे एक मिनट नरेश जी को, आप कह रहे हैं जांच का विषय है, कैग क्या करती है? कैग जांच नहीं करती क्या? नहीं, कैग के बाद में भी तो बहुत कुछ है। वो तो आप अपनी अपील में जाएंगे, आप जाएंगे। जो अपील कैग ने में जांच की है वो गलत है। लेकिन सीएजी ने जांच के बाद रिपोर्ट दी Yes, है, yes. सवाल खड़े सरकारी हो गए एजेंसी है ये। हैं, ये सरकारी मुश्किलें एजेंसी हैं। है। डिपेंड ऑटोनोमस बॉडी है, सरकारी एजेंसी है। ऑटोनोमस बॉडी है। शायद इनको देखिए, सवाल खड़े डेफिनेशन हो नहीं पता गए। कैग की आप सरकारी कोर्ट एजेंसी को है। सवाल खड़े हुए देखिए, ना। ये लोअर दो कोर्ट दो को चार न्याय बताती मिलेगा। है। न्याय कैग की मिलेगा। रिपोर्ट ही एक ऐसी रिपोर्ट है दूध दो और पानी चार सड़ेगा। बताती है। अब दूध और पानी नवजीत सड़ेगा। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जरा बड़े अदब से प्यार जी से। बिल्कुल ये कैग की जो रिपोर्ट आई आज, जी कांग्रेस इसे स्वीकार करे ना करे, हाँ। मैं एक बात जरूर अदब से कहना चाहता हूँ, अगर इस रिपोर्ट में गांधी परिवार से कोई व्यक्ति लिप्त नहीं होता तो ये कांग्रेस इतनी शानपत से जिस आदमी ने ये काम किया है उसके ऊपर भांडा फोड़कर सारे के सारे बचाव कर लेते। सिर्फ इनका मकसद आज केवल इनको बड़ा परिवार नजर आ रहा है और वहीं से इनके टिकटे और प्रमाण पत्र चलता है, इसलिए ये आज कांग्रेसी चुप है। नहीं तो भूपेंद्र हुड्डा अगर का एकला मामला होता तो सारे कांग्रेसी उसको एक व्यक्तिगत उसको कटघरे में खड़ा करके सारे पल्ले झाड़ लेते। रही बात दूसरी, मैं फिर ये कह रहा हूँ, अभी कांग्रेस का ये कानून काम कर रही है। अभी ये स्कैंडल नहीं है, अभी तो दिल्ली का कॉमनवेल्थ का प्रोग्राम पड़ा है, उस पर बहुत ज्यादा उस पर भी इंक्वायरी चल रही है, उस पर भी कानून काम कर रहा है, उस पर भी आप देखना बड़े बड़े स्कैंडल इनके आएंगे। वो हो चुके हैं। मैं अभी ये जो मैं- रॉबर्ट वाड्रा डील का मैं- मामला है मैं- ये उससे मैं- कहीं बड़ा, वो उससे कहीं बड़ा। हाँ, मैं- उसका कारण वो क्या है कैग की कि रिपोर्ट कर सियासी, चुकी वो। देखिए यहाँ कॉमनवेल्थ पर घोटाला हो, ये सियासी सियासी मामला है। इसका इसका अंदर जाने का। राजनीतिक, इसका राजनीतिक जो परिणाम है वो बहुत दूरगामी है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। कॉमनवेल्थ घोटाला एक दिल्ली शिलान्यास चलिए को देख इसको करेगा। अगर हम कंक्लूड करना चाहें अनिल आर्या, यकीनन कांग्रेस अब बैकफुट पर आ गई है, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजिंग है, विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है कांग्रेस को घेरने का। अब क्या, किस तरह से देखते हैं बदलते हुए राजनीतिक समीकरण आने वाले कुछ ही दिनों में इमीडिएटली? देखिए मुझे लगता है कांग्रेस इस मुद्दे पे एक तरफा पड़ेगी, हाँ। अकेली पड़ेगी। हाँ। आपको ध्यान हो लालू यादव ने हाँ। जरूर इस मुद्दे पे कांग्रेस का समर्थन किया था, हाँ। सपोर्ट किया था। हाँ। बाकी कोई और दल जो अब 14 दल मिलकर ये संसद राष्ट्रपति को मिलने गए थे, हाँ। वो 14 दल भी इनके साथ खड़े हो पाएंगे इस मुद्दे के मुश्किल ऊपर? है। मुझे शक है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुद्दा ऐसा है, कैग की रिपोर्ट है और जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा मुद्दा है, सोनिया गांधी परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो इतने खुलकर गांधी परिवार के साथ खड़े होंगे, कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, बहुत मुश्किल है। और कांग्रेस को इस वक्त एक बड़ी चैलेंजिंग फेज में कांग्रेस आ गई है। मुझे लगता है कि जो अभी आपने कहा ना कि एक वेंटिलेटर पे आ गई थी, ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गई थी, अब वो उसके फिर लिए से- वो दिक्कत खड़ी होगी इसी और के कांग्रेस साथ- को बड़ा मुश्किल इसी face के करना। साथ क्विकली, ये प्रॉब्लम अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी है, जो Definitely. कहीं ना कहीं खुश हो रहे थे कि सोनिया गांधी आई, हरियाणा में पीठ थपथपा गई, एक ऑक्सीजन उन्हें भी मिल गई थी बिखरी हुई कांग्रेस में। लेकिन हुड्डा को बीजेपी से और इनेलो से तो थ्रेट मिलेगा, चुनौती मिलेगी बहुत बड़ी। हाँ। लेकिन चूंकि मुद्दा रॉबर्ट वाड्रा का है, इसलिए तो जो करण कांग्रेस चौधरी, से उनको थोड़ा सा चाहे वो ऑक्सीजन करण, मिलेगा। हाँ जी, चाहे करण चौधरी हो चाहे दूसरे हो, जो पार्टी के अंदर विद इन पार्टी जो खेमे बने हुए हैं और जो उनके खिलाफ है हुड्डा, कैप्टन अजय की भाषा आपने भी देख ली, हाँ, वो बिल्कुल। तमाम लोग यकीनन हुड्डा के साथ खड़े होंगे। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन जिस तरह से एकदम से मौसम बदल गया है, गर्मी आप महसूस करने लगे हैं, जो काफी समय से बारिश का मौसम चल रहा था और ठंड बरकरार थी मार्च के महीने में भी, और मौसम गर्मा रहा है। इसी के साथ सीएजी की रिपोर्ट आने से सियासी जो मौसम है वो भी डेफिनेटली गर्मा गया है। अब किसको इस गर्मी के मौसम में राहत मिलेगी, ये देखना यकीनन वाकई में दिलचस्प होगा। जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, एक और बड़ा मुद्दा है, क्योंकि राजधानी और पानी, इसके बीच भी सियासत गर्मा गई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब
आंगन आंगन हिले हिले जब मगन मगन बोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. यकीनन आज मुद्दे में मुद्दे कई अहम हैं जिसने वाकई में सियासत का मिजाज काफी बदल दिया है। चंडीगढ़ पर अब सियासत होने लगी है। कोई कह रहा है चंडीगढ़ ले लो और पानी दे दो। ये पहले बात कही थी कुलदीप बिश्नोई ने, अब क्या कहते हैं राव इंद्रजीत, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। हरियाणा प्रदेश का फैसला राव इंद्रजीत सिंह कर सकते हैं। मंत्री जी को बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश के लोगों की क्या भावनाएं हैं। SYL का पानी जो है वो हमारा अधिकार है और वो हम लेकर रहेंगे, तो इसमें अगर बगर की तो बात ही नहीं है। जहां तक चंडीगढ़ का सवाल है, चंडीगढ़ भी कांग्रेस का एक अटूट अंग है और ये तय हो चुका है। अब पैसे मिल जाए ना मिल जाए, ये आगे पीछे की बातें करने की क्या बात है, क्योंकि चंडीगढ़ जो है ये पूरी तरह से हमारी राजधानी है। अगर हमारे को हिंदी स्पीकिंग एरिया मिल जाते हैं, हरियाणा को नया कैपिटल बनाने के लिए धनराशि जैसे कि अवार्ड के अंदर थी सो उपलब्ध हो जाती है, हमारे को अपने हिस्से का रावी ब्यास का पानी अगर मिल जाता है, ये सारे एक मुश्त अगर फैसले होते हैं तो हम चंडीगढ़ को छोड़ करके अपनी राजधानी भी अलग बना लेंगे और हम अपना पानी से। यकीनन इस राव इंद्रजीत के इस बयान ने एक नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। पहले कुलदीप बिश्नोई ने ये बात कही थी, उसके बाद अब राव इंद्रजीत ये बात कह रहे हैं कि हम हरियाणा के लिए अलग राजधानी बना लेंगे अगर SYL का पानी हमें मिल जाता है। ये किस तरह की सियासत अनिल आर्य? देखिए, SYL का मुद्दा, हिंदी भाषी क्षेत्रों का मुद्दा, राजधानी चंडीगढ़ का मुद्दा, ये बड़े भावनात्मक मुद्दे हैं और भावनात्मक मुद्दों को चंडीगढ़ वाला भी, हाँ, तीन सारी सब मुद्दों की बात कर रहा हूं और इन मुद्दों को सियासी हल्केपन से नहीं लेना चाहिए। चंडीगढ़ किसी भी कीमत पे हरियाणा पंजाब को देगा, ये सोचना आज की डेट में बड़ा मुश्किल है। कल अगर बीजेपी के अंदर कोई खिचड़ी पक रही है, मुझे लगता नहीं ऐसी खिचड़ी पकेगी, बीजेपी ऐसी कोई गलती करेगी, खिचड़ी पक रही है, बीजेपी को ऐसी गलती करेगी मुझे लगता नहीं। लेकिन राव इंद्रजीत बीजेपी के बड़े नेता, मंत्री अगर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जाते हैं। राव इंद्रजीत का सियासी कैरियर बड़ा नीट एंड क्लीन कैरियर रहा है और वो कांग्रेस में भी बड़े सीनियर पोजीशन पर रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे हैं और अब बीजेपी के मंत्री हैं और उनकी बात, और एक वक्त तो CM के दावेदार थे, उनकी बात की अहमियत है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई की भाषा में उनकी भाषा का मिलाना
समझ से बाहर है। दूसरी बात बात ये इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि सबसे पहले कुलदीप बिश्नोई ने जी। कहा, अब राव इंद्रजीत क्योंकि उनका कद काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है, वो इस तरह की बात कुलदीप से करते बड़ा हैं। कद है, बिल्कुल बड़ा है यकीनन, और बीजेपी के एक अहम मंत्री है, अहम वो मंत्री ऐसी है, बात कहते सेंट्रल हैं। के मंत्री और हैं। बीजेपी सत्ता में है। देखिए एसवाईएल का मुद्दा साउथ हरियाणा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राव इंद्रजीत करते हैं उनके लिए एसवाईएल का मुद्दा चंडीगढ़ से ज्यादा अहमियत रख सकता है। लेकिन आप सिर्फ एक क्षेत्र विशेष के लिए, एक क्षेत्र विशेष, मैं वही था, एक क्षेत्र विशेष के लिए आप पूरे प्रदेश का जो मुद्दा है उसको इतने हल्के दैया जी कैसे लेंगे इस बात को? ये सीधी सीधी बात बहुत कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। जी मैं कहता हूँ कि मंत्री जी का बयान है ये, मैं इसके बारे में ज्यादा मंत्री जी से मेरी कोई बात नहीं, ज्यादा मेरे को जानकारी नहीं। मंत्री जी अपना बयान दिया, किस आधार पर दिया है जानकारी तो आपको हो गई, बयान हमने सुना दिया, जानकारी आपको हो गई। बयान के आधार पे मंत्री है, बीजेपी के मंत्री, बड़े मंत्री इस तरह की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं कि क्या चंडीगढ़ देने मैं को तैयार उसी बात पर रहा हूँ जी कि उन्होंने ये बयान दिया है, किस आधार पर दिया, ना तो कोई इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी की कई कोर कमेटी में कई मीटिंग हुई हो, कहीं डिसाइड हुआ हो जिसके आधार पर मैं कहूँ को ठीक बोल रहे हैं। ये अब मैं नहीं मानता कि इस तरह की भारतीय जनता पार्टी में कोई अभी बात हुई है, और वो किस आधार पर बोल रहे हैं मैं फिर भी कह रहा हूँ मंत्री जी का अपना लेकिन क्या आपको लगता है कुछ नहीं बोल सकता, हो सकती है? नहीं भारत में क्या कह रहा हूँ आपको, क्या ऐसी बात हो सकती है? नहीं मैं तो समझता नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी है, दूसरी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, दूसरे और ढांचे हैं, जब उसमें अब तक ये बात कहीं नहीं आई है। रमेश कौशिक है हमारे साथ, बीजेपी सांसद। रमेश जी सुन रहे हैं आप हमें? रमेश जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज, हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है मेरे पास रमेश जी। मुझे नहीं सुनाई दे रही, मुझे आवाज नहीं आ रही पूरी। रमेश कौशिक जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, अभी आई है जी। रमेश कौशिक जी, राव इंद्रजीत बीजेपी के मंत्री वो ये बयान देते हैं कि हरियाणा अलग राजधानी बना लेगा लेकिन पानी दे दिया जाए, ये किस तरह का बयान? मैंने तो अभी पढ़ा नहीं है बयान, देखा भी नहीं है अभी तक। नहीं, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। क्या बीजेपी इस तरह की बात से सहमत होगी कि अगर राजधानी जो है चंडीगढ़ वो दे दी जाए? ऐसा है, अभी मुझे इसके बारे में मैंने देखा नहीं है, सोचा नहीं है, और पार्टी प्लेटफार्म पर ऐसी कोई बात अभी हुई नहीं है जी। रमेश कौशिक जी, अनिल आर्य बोल रहा हूँ। आप राव इंद्रजीत के बयान को एक तरफ रख दीजिए, क्या रमेश कौशिक इस प्रस्ताव से सहमत है कि चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाए और एसवाईएल और हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को मिल जाए? ये बातें इस स्टेज पर करने, जब इसके बारे में कोई बात होगी उस टाइम अगर पार्टी फोरम पर हमसे कोई अपना व्यू मांगा जाएगा। कुलदीप बिश्नोई, आपने राव इंद्रजीत का बयान नहीं सुना, नहीं पढ़ा, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का बयान तो आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दें और हिंदी भाषी क्षेत्र और एसवाईएल का पानी हरियाणा को दे दें। आप कुलदीप बिश्नोई के बयान से सहमत हैं? वो बयान भी मैंने देखा नहीं है अभी। कमाल कर रहे हैं रमेश कौशिक जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? सियासतदान हैं, आप राजनीति में हैं और आप बयान ही नहीं देख रहे हैं। ऐसा है, अभी मैं तो जब पार्टी हमारी का क्या स्टैंड है, पार्टी प्लेटफार्म पे कोई बात होगी तो बात करी जाएगी। अच्छा रमेश कौशिक जी, आपका व्यक्तिगत विचार क्या है कि क्या पानी लेने के लिए चंडीगढ़ दे देना चाहिए? क्या इस तरह की बात पर विचार हो सकता है? अगर ये सारी पार्टियां मिलकर हरियाणा के हित में कोई सोचने कोई सही रिजल्ट निकलता हो तो बात करनी चाहिए। तो क्या चंडीगढ़ पंजाब को दे देना चाहिए? नहीं, चंडीगढ़ क्यों जोड़ो, बाकी भी सारे इशू जोड़ो ना पुराने। नहीं, हम जोड़े यहाँ पर बात ही सिर्फ पानी की और चंडीगढ़ देने की हो रही है। रमेश कौशिक जी, आप सहमत है इस बात से? जो फाजिलपुर बोरगांव एरिया था सारा था, वो इकट्ठा जोड़ के बात होगी। अगर आपको अबोहर फाजिल का एसवाईएल का पानी मिल जाता है तो क्या चंडीगढ़ पंजाब को दे देना चाहिए? उसके बाद बैठ के सोचना चाहिए क्या करना है। उसके मुझे लगता है रमेश कौशिक की बात से भी लगता है कि शायद बीजेपी इस बात पर कोई ना कोई बात हो रही है। रमेश कौशिक जी, ये क्या वजह है कि इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है? राव इंद्रजीत एक बड़े नेता है, बीजेपी के मंत्री हैं, वो इस तरह की बात कह रहे हैं। आप भी सांसद हैं बीजेपी के, आप भी कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए। संकेत मिल रहे हैं आपकी बातों से? ऐसा है, कोई संकेत नहीं मिल रहे, बात है फिर आगे करने में कोई फायदा नहीं। जब मैंने ये कहा इस बारे में पार्टी प्लेटफार्म पर कोई बात नहीं हुई है। जब बात होगी हम अपनी बात रखेंगे, जब उसके बाद होता है। आप ना तो कुलदीप बिश्नोई की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर ऐसी बात हो तो इसमें फायदा है, कोई नुकसान नहीं? ऐसा है, ये बात बना सामने आए
किसी बात पर आदमी ने वो बात नहीं करनी चाहिए। जब तक अपनी हमारी पार्टी जो प्लेटफार्म पे बात करेगी तो हम बात कर रहे हैं, अपनी राय कुछ राय बता देंगे। तो राव इंद्रजीत मंत्री हैं, वो कैसे ऐसी बात कर रहे हैं? वो राव साहब बता सकते हैं, वो बड़े नेता है हमारे, उन्होंने को सोच समझ के दिया होगा या नहीं, आप भी सांसद हैं, आप भी नेता हैं, उनके शब्दों से सहमति है उनके बयान की। रमेश कौशिक जी, क्या अगर इस तरह का कोई हल निकले तो उसमें कोई बुराई नहीं है? हो जाना चाहिए कि अगर पानी का मसला हल होता है, अगर पानी का सारे मसले हल होते हो और कोई रास्ता निकलता हो तो बुराई क्या है? फिर क्या बुराई? तो अगर चंडीगढ़ दे देना चाहिए, अगर सारे हल निकलते हैं तो कोई बुराई नहीं है, आपका ये कहना है? क्यों आ रहा हो, चंडीगढ़ दे देना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर कोई मसला निकलता हो तो पार्टी प्लेटफार्म पे बात होगी तभी तो निकलेगा जी। हल तो वही निकलेगा ना जी। वो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ दे दो, पानी ले लो, तो आपको लगता है कि चंडीगढ़ दे दें और पानी ले लें? मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, ये बात उन्हीं से पूछी जा जो कह रहे हो। अभी अपने कोई बात नहीं हुई है ना कोई इस पर हुआ है। अपने पर जब पार्टी में कोई बात होलेगी और पार्टी लाइन और दिशा बनेगी उस समय अपनी बात बोल सकते हैं। इंद्रजीत आरक्षण के बारे में भी आज बोल रहे हैं, दो बातें मैं उठाना चाहूंगा जी। बिल्कुल एक मिनट, मैं इस बात को कौशिक जी, एक मिनट, अनिल आर्य को इसी बात पे कुछ कहना मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राव इंद्रजीत का बयान और रमेश कौशिक का सांकेतिक ढंग से बात करना, मुझे लगता है कि बीजेपी का शायद कोई एक धड़ा या कुछ नेता इस एंगल पर सोच रहे हो। अगर प्रैक्टिकल ढंग से, सियासी ढंग से चंडीगढ़ पंजाब को देना और इन शर्तों के आधार पे एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा है, लेकिन भावनात्मक ढंग से अगर इसको ना देखें और प्रैक्टिकल ढंग से देखें, अगर एसवाईएल का पानी और हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को मिलता है तो और चंडीगढ़ वहां दिया जाए, और चंडीगढ़ की पंचकुला राजधानी बनाने की जो बात थी, पहले जब चर्चा आई थी, ऐसी कोई बात हो तो इस बारे में गंभीरता से चिंतन करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। अगर पूरा प्रदेश और प्रदेश की पार्टी सहमत हो और निश्चित तौर पे, लेकिन एक बड़ी सियासत है। आप देखिए, आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम कहते हैं कि अगर हरियाणा ने पानी नहीं दिया तो मैं वीआईपी इलाकों का जो पानी की सप्लाई है वो बंद कर दूंगा। एक मिनट, ये बात पानी की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी जुड़ी हुई है। यहाँ हरियाणा और पंजाब के बीच में भी पानी का इशू है। हरियाणा कहता है कि हम दिल्ली को पानी नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास कम है। क्या इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए बीजेपी एक नया रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है? नहीं, देखिए, बीजेपी नया रास्ता निकाले और निकालना चाहिए। केंद्र में मोदी सरकार है, हरियाणा में खट्टर सरकार है और वहाँ अकाली और बीजेपी की सरकार है, आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि एसवाईएल के मुद्दे पे, जिस एसवाईएल के मुद्दे पे और जिस हिंदी भाषी क्षेत्र और चंडीगढ़ को लेकर पंजाब एक आतंकवाद खड़ा हो गया था, हजारों लोगों की जान चली गई थी, उस मुद्दे पे इतनी आसानी से पंजाब मान जाएगा? आग लग जाएगी पंजाब के अंदर। नवजोत जी, आज इंद्रजीत जी ने दो बयान दिए, पार्टी में नहीं लगता उनके साथ खड़ी हुई है। एक बयान उन्होंने दिया जाट आरक्षण पे, उन्होंने कहा जाट आरक्षण पे जो लगे हुए सेंटर के नेता, इन्होंने घर बैठ जाना चाहिए, सेंटर ने वो बात माननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट की बातें हैं। यहाँ पार्टी दो फाड़ों में बट गई है, नंबर एक। नंबर दो, चंडीगढ़ के बारे में बातें की है। चंडीगढ़ के बारे में, पानी के बारे में, दोनों चीजें मैं बताऊंगा आपको। पानी हमारा संविधान में हमें अधिकार दिया है, हमारे अकेले हमें नहीं, 5 स्टेटों का वो है इसमें मामला है। इसमें दिल्ली भी है, राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है और J&K भी है, बल्कि 7 का है, हिमाचल भी है। हमें पानी जो है हमारे अधिकार से दिलाया जाए। चंडीगढ़ का पानी का तो आपस में मेल ही नहीं है, वो हमारा अधिकार है। चंडीगढ़ हमारी राजधानी, हमारा समझो मुकुट है, हम उसको नहीं देंगे। राव इंद्रजीत के इस बयान से और जो रमेश कौशिक जो बीजेपी के सांसद हैं, उनके जो बातों के संकेत मिल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि कुछ इस तरह की बातें अगर निकलकर सामने आती हैं तो इनेलो का क्या? इनेलो का बिल्कुल नहीं है। इनेलो का क्या है, वो हमें संविधान में हमें अधिकार मिला, पानी हमें संविधान के अधिकार से मिलना चाहिए। लेकिन मिल तो नहीं रहा। रहा पंजाब, आप इस पर कॉम्प्रोमाइज रहा पंजाब, ये अपना चंडीगढ़ हमारा मुकुट, हम कैसे दे देंगे? आप बताओ, हम कैसे देते, क्यों दे देंगे? चंडीगढ़ का पानी से क्या मेल है? चंडीगढ़ का पानी से क्या मेल है? पानी का हमें एक अधिकार दिया है, हमें बंटवारे में हमें हिस्सा मिला हुआ है, राजस्थान को भी मिला हुआ है, राजस्थान को भी मिला हुआ है। सम्मान करते हैं, बड़े सीनियर नेता है, लेकिन जो ये बयानबाजी है ये बिल्कुल आधारहीन बयानबाजी है और हरियाणा प्रदेश की जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान है। चंडीगढ़ हमारा अभिन्न अंग है हरियाणा प्रदेश का, और किसी भी कीमत पर हरियाणा प्रदेश को चंडीगढ़ का 1 इंच जमीन भी पंजाब को नहीं देनी चाहिए। और पानी हमारा मौलिक अधिकार है, वो किसी भी कीमत पर हर बलिदान देना चाहिए और पानी हरियाणा प्रदेश को। कांग्रेस 10 साल तक किसी लड़ाई नहीं लड़ी है, कांग्रेस ने पानी के लिए 10 साल कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। सबसे पहले कल भी राष्ट्रपति जी से युवा सांसद
देश के सबसे युवा सांसद है, हमारी पूरे सांसद है, 3 के 3 राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे के आए हैं। नहीं, आप तो छाछ भी नहीं, छालनी भी नहीं, आप तो हो ही नहीं कुछ, आप तो हो ही नहीं कुछ, कांग्रेस तो कुछ है नहीं, आप तो कुछ है नहीं, आपको कुछ हो ही नहीं, आपके नेता क्या बोल सकते हैं, आप क्या बोलते हो, आपको ही नहीं पता बोल क्या रहे, हम तो एक बात को स्टैंड करते हैं। मैं अगर हमारी चंडीगढ़ हमारा मुकुट है, और पानी की जहाँ तक बात है, पानी को चंडीगढ़ से क्यों जोड़ते हैं? पानी हमारा अधिकार है, पानी हमारा अधिकार है, अधिकार को मुकुट से क्यों जोड़ रहे हो? मुझे इजाजत लेनी पड़ रही है। कांग्रेस ने 10 साल में कुछ नहीं किया पानी के लिए, एसवाईएल के लिए कुछ नहीं किया। 10 साल से लोगों का कोई फायदा हो रहा है? लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार, लेते हैं आपसे इजाजत। एक सवाल आपके लिए जरूर छोड़े जा रहे हैं कि इस गर्मा गर्मी का ये जो माहौल है, हरियाणा की जनता यकीनन खुद को और अपने मुद्दों को इस पूरी सियासत में कहां देखती है? मुझे लगता है आपको यकीनन सोचने की जरूरत है। लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।